me just start the recording. So, welcome to the fourth video meet. We have one presentation scheduled every quarter. Generally, it used to be the first month, but now we have shifted it to last month so that we have, to talk about things. I mean, the quarter is already over. So, the schedule is, last Saturday of the quarter. So, this time it happens to be 25 सितंबर. So, आज जो हमको कुछ बात करना है वो थोड़ा सा जनरली वैसे हमारा अप्रोच क्या होता है कि मार्केट में दो तरीके हैं ब्रॉडली, मतलब अगर आप थियोरेटिकली डिफाइन करें तो चीज़ें देखने की. वन इज़ फंडामेंटल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, सेकंड इज़ टेक्निकल वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. टेक्निकल में क्या होता है कि यू बाई एट द सपोर्ट एंड देन सेल एट द रेजिस्टेंस, है ना, दैट इज़ हाउ इट वर्क्स आउट. फंडामेंटल में क्या होता है कि आप जो है बिजनेस देखते हैं, नंबर्स देखते हैं, इंडस्ट्री देखते हैं, मैक्रो देखते हैं और पता नहीं क्या क्या देखते हैं और उसके हिसाब से एक व्यू लेते हैं. उसमें कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता. उसमें जो होता है वो होता है कि आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, आपकी समझ में वो बिजनेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, दैट्स इट. और अगर उसके नीचे सेल कर रहा है वो, तो आप उसको खरीद लेंगे और उसके ऊपर चला जाएगा तो आप बेच देंगे. दैट इज़ हाउ यू डू थिंग्स देयर. सो वहाँ पे आप जो है 10x 100x, है ना, 500x 30x 5x 2x, वो सब जो है अपॉर्चुनिटी आप खोज सकते हैं फंडामेंटल में. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस देख ही नहीं रहे हैं. अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे तो आप कभी ऐसे 10x 5x 20x नहीं खोज सकते हैं. सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा. आप कोई भी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हो. अभी हम बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे देखना है एंड ऑल दैट, बट आई एम जस्ट मेकिंग अ background to take it further. So the trouble with the technical analysis is every now and then you'll end up with some support or resistance. The trouble with the fundamental analysis is you just don't know when it is going to materialize and whether it is going to materialize. So if you take both words, है ना, तो यहाँ पे 2%, 5%, 10%, 15% जज करना आसान है ये टेक्निकल एनालिसिस में, और दूसरे वर्ड में आप जो है 10x 100x पहचानना आसान है. इन दोनों को अगर आप मिक्स कर दें, थोड़ा सा इधर से ले लें, थोड़ा सा उधर से ले लें, यहाँ से कन्फर्मेशन ले लें और दूसरे साइड डिसेंट हो. अब ये किधर से कन्फर्मेशन लेना है, किधर डिसेंट हो, इट कैन वैरी. सो इट इज़ पॉसिबल कि कोई चीज़ है जिसमें टेक्निकल साइड में आपको कन्फर्मेशन मिल गई है लेकिन फंडामेंटल साइड ऑलरेडी डिसेंट थी, तो आप खरीद लेते हैं कोई सामान. उल्टा भी पॉसिबल है कि आपको जो है टेक्निकल साइड से जो है वो ठीक दिख रहा था स्टॉक, लेकिन फंडामेंटल साइड में वो डिसेंट नहीं था. तो जब जैसे ही वो डिसेंट होता है तो तब आप खरीद लेते हैं. तो वो भी पॉसिबल है, तो आप वो भी कर सकते हैं. अगर आपको 40%, 50%, 100%, 200%, 300% ऐसे रिटर्न कमाने हैं तो आप वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस से नहीं कर सकते. वो बहुत मुश्किल है वहाँ से. मतलब अब वो बाद में टारगेट मिल जाए अलग बात है, बट इनिशियली नोबडी रियली नोज, नॉट दीज टेक्निकल एनालिस्ट. सो अगर आप उनको देखेंगे तो दैट इज़ वाई दे हैव ट्रबल. दैट इज़ वाई वो हर हफ्ते जो है 15 स्टॉक सजेस्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव themselves no idea कि कौन सा, मतलब they don't have any idea to figure out how to remove stuffs which are less likely to work out. So वो नहीं कर पाते, इसीलिए उनको ज़्यादा आइडिया सजेस्ट करना पड़ता है. और फंडामेंटल एनालिसिस में क्या प्रॉब्लम है उसकी तो हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि उसमें आपको टाइम नहीं पता होता. मतलब उसमें और भी बहुत प्रॉब्लम है, बट टाइम वाला मेन फैक्टर है. अब चूँकि अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है, रिटर्न्स अच्छे रखने हैं, तो अल्टीमेटली यू नीड कि टाइम का कुछ तो आइडिया आपको होना चाहिए. अब इसका मतलब ये नहीं कि दिन में आज कितना हाई बनेगा, कितना लो बनेगा, कहाँ मार्केट ओपन होगी, कहाँ मार्केट क्लोज होगी, ये जज करना. ये जज करना बिल्कुल भी टाइम करने का मतलब नहीं होता, ठीक है. तो अगर आपको ठीक ठाक पैसे कमाने हैं तो आपको बीच में रहना पड़ेगा. दैट इज़ हाउ प्राइस एक्शन कम्स इनटू द पिक्चर. सो आज हम जो बात करेंगे वाई टेक्निकल्स, टाइम फ्रेम्स, टाइप्स ऑफ चार्ट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन्स, पैटर्न्स. दिस लास्ट थिंग, Pingala Hemchandra numbers, these are actually Fibonacci numbers. So I'll talk about them and why the name has to be not the Fibonacci and all that. Anyway, so why technicals? Technicals मतलब चार्ट है ना. चार्ट मतलब कि प्राइस आपने ड्रॉ कर रखा है और वॉल्यूम. प्राइस क्या होता है? प्राइस होता है एग्रीमेंट होता है ना. तो देखिए, जो खरीदार है वो बोल रहा है कि मैं जो है 100 रुपये पे खरीदूंगा, बेचने वाला वो बोल रहा है मैं 110 पे बेचूंगा, ठीक है. सो देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन द बायर एंड सेलर येट. वाई? क्योंकि जो उनके बीच में प्राइसिंग का इशू है वो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है. 100 पे बोल रहे, एक जो है 110 पे बोल रहा है. तो उन दोनों को एग्री करना पड़ेगा एक पॉइंट पे. जिस पॉइंट पे वो एग्री करेंगे वो पॉइंट होता है
प्राइस, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि 100 वाला बोले कि मैं 105 पे खरीदने के लिए तैयार हूँ, और 110 पे जो बेच रहा है वो बोले कि अच्छा ठीक है मैं 105 पे बेच दूंगा। या ऐसा भी हो सकता है कि बेचने वाला ज़्यादा डेस्परेट हो तो बोले कोई बात नहीं 100 में ही बेच दूंगा, या खरीदने वाला ज़्यादा डेस्परेट हो तो वो बोलेगा कि चलो 110 में ही खरीद लेते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। द पॉइंट बीइंग प्राइस इज एक्चुअली द पॉइंट वेयर shares or anything else is exchanging hands between buyers and sellers. That is what we call price theoretically. वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है सिक्योरिटी कितना, जो इंस्ट्रूमेंट है वो कितना ट्रांजैक्ट हुआ है उस पीरियड में, उसका वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम 1 मिनट का हो सकता है, वॉल्यूम 1 सेकंड का हो सकता है, वॉल्यूम 3 मिनट का हो सकता है, वॉल्यूम 24 घंटे का हो सकता है, मतलब 1 डे वॉल्यूम, वीकली वॉल्यूम हो सकता है, मंथली, एनीथिंग, राइट। तो ये जो आप बार्स देख रहे हो दीज आर एक्चुअली वॉल्यूम्स, और ये जो देख रहे हो आप तो ये प्राइस है। अभी इसकी और डिटेल में बात करेंगे। बिफोर दैट वाई टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स मतलब क्या होता है कि देखिए अब प्राइस जो है, ये प्राइस कैसे सेट होता है, राइट। बायर और सेलर के बीच में जब एक एग्रीमेंट होता है, राइट, एग्रीमेंट टू एक्सचेंज द सिक्योरिटी, तो उसमें किसी का ओपिनियन तो है नहीं, राइट। ओपिनियन तो वो होती है जो ट्विटर पे लोग लिखते हैं, टेलीग्राम पे शेयर करते हैं, यूट्यूब पे बताते हैं, जो अभी हम बोल रहे हैं ये सब ओपिनियन है, राइट। लेकिन जब आप कुछ खरीदते बेचते हैं वो ओपिनियन नहीं है, इट इज़ अ फैक्ट। फैक्ट ऑफ व्हाट? यू आर पुटिंग योर मनी आउट देयर। सो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि हमको ऐसा लगता है, वैसा लगता है, इनको ऐसा लगता है, नहीं, कुछ भी लगता वगता नहीं है। दैट स्टेज इज ओवर। नाउ यू आर पुटिंग योर मनी बिहाइंड इट, योर स्किन इज इन द गेम। सो इट इज़ नो मोर ओपिनियन, नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ फैक्ट। सो इसीलिए जो प्राइस है वो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आप जो है ओपिनियन नहीं, उसमें आप क्या एक्चुअली आप जो है पैसे लगा रहे होते हैं ना, तो वो आपका पैसा है, उसके बारे में तो आप केयरफुल रहेंगे। तो इसलिए जो है ये आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत है। उसके अलावा प्राइस में सब कुछ डिस्काउंट होता है। कोई रिज़ल्ट अच्छा आना है, या बिजनेस डेवलपमेंट है, पॉलिसी चेंजेस हैं, इनफैक्ट नेचुरल कैलामिटीज़। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भूकंप आने वाला है तो भूकंप जो है ये पहले से प्राइस इन कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना, अनलाइकली। बट जैसे ही भूकंप आएगा वो तुरंत उसके बाद जो है मार्केट उसको प्राइस इन कर देगा, उसमें देर नहीं लगेगी। और उसमें जिन लोगों को वो गिराएगी उनकी आप हालत देखेंगे वहाँ से 3 महीने 6 महीने बाद, तो आपको दिखेगा कि वो हालत कुछ ज़्यादा बहुत अच्छी नहीं है। तो ये आपको दिखाई देगा। लेकिन उसका उल्टा भी है। तो कई बार जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जब मार्केट टैंक करती है, उसके तुरंत बाद कुछ स्टॉक्स होते हैं बहुत शार्प रिकवरी दिखाते हैं। वो ही स्टॉक होते हैं जो अगले 3 महीने 6 महीने 1 साल बहुत अच्छा भी करते हैं। अच्छा, उस समय समझ नहीं आता, टेक्निकल एनालिस्ट को भी ये समझ नहीं आता। ऑल दे डू इज़ कि दे लुक एट द रिलेटिव स्ट्रेंथ, और जो उनको चलता हुआ दिखाई देता है गिरी हुई मार्केट में, उसको वो खरीद के बैठ जाते हैं। बट अगर आप प्राइस एक्शन के टर्म्स में उसको एनालाइज करेंगे तो आपको वहीं पे साइन दिखने लगेगा कि क्यों ये कुछ स्टॉक है पर्टिकुलरली जो अच्छा कर रहे हैं, और क्यों ये अगले कुछ महीनों में और अच्छा करेंगे। तो वो मार्केट का तरीका है आपको बताने का, ठीक है। तो बेसिकली वॉट एवर इवेंट इज देयर सच एज रिजल्ट, कॉर्पोरेट एक्शन, बिजनेस डेवलपमेंट, पॉलिसी चेंज, मार्केट डिस्काउंट्स, दैट इन प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। कई बार होता है, बट वो मतलब ऑफन ऐसा आप देखोगे कि ज़्यादातर चीज़ों में मार्केट पहले ही चीज़ों को डिस्काउंट कर देती है। बड़े कम ओकेजन होते हैं कि जब मार्केट जो है चीज़ों को डिस्काउंट ना कर पाए, क्योंकि वो इवेंट कोई बहुत ही सडनली हो जाए ना। जैसे हमने डॉक्टर रेड्डी वाली पोस्ट में चैलेंजर मिशन की बात की थी, उसमें जो है वो क्रैश कर जाता है तो स्पेस शटल। तो उसमें जिस कंपनी की गलती थी, 2 कंपनियां थी जो ओ रिंग्स बनाती हैं, वो यूज़ होता है स्पेस शटल में। तो वो ओ रिंग्स बनाने की जो 2 कंपनियां, एक्चुअली 4 लोगों का कॉन्ट्रैक्ट था, 4 लोगों ने सप्लाई किया था, लेकिन सिर्फ 2 कंपनियों के स्टॉक टैंक किए थे। तो अब देखो, ये नहीं हो सकता है कि वो एक्सीडेंट नहीं हुआ चैलेंजर मिशन का, मिशन ही नहीं स्टार्ट हुआ, उसके पहले ही मार्केट डिस्काउंट कर दे, ये नहीं हो सकता। लेकिन एज सुन एज दैट एक्सीडेंट हैपन्स, मार्केट इज मोस्ट लाइकली टू डिस्काउंट whoever needs to be punished. That is how market works, ठीक है। सो ये एक सवाल और आता है कि भाई ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर्स का ज़माना बढ़ता जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पीपल आर बिल्डिंग एल्गोरिथम्स एंड दे आर ट्रेडिंग यूजिंग दम, राइट। सो प्रोग्राम है, उसको कुछ कंडीशन आपने बता दी है, वो कंडीशन फुलफिल होंगी तो वो ख़रीद लेगा, वो कंडीशन बदलेंगी, एक नई कंडीशन आएगी तो उसमें वो बेच देगा, है ना। तो ऐसा सब, तो लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि ये सब जो है शायद स्टॉक मार्केट में काम करना बंद कर देगा, बट ऐसा होगा नहीं। क्यों?
ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जो एल्गोरिदम्स है, जो भी आपने प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम किसी इंसान नहीं तो बनाया है. सो जो ह्यूमन इमोशन है, ग्रीड और फियर वाली, इट इज़ स्टिल देयर. अब वो आप कह सकते हैं कि उतनी वो डोमिनेंट नहीं रहेगी इन द सेंस कि मतलब आप, क्योंकि वो रूल बेस्ड प्रोग्राम बना हुआ है तो उसके बेचने और ख़रीदने की कंडीशन फिक्स्ड है. आप उसको ओवरराइड कर सकते हैं बट मोस्ट लाइकली आप ओवरराइड करेंगे नहीं अगर आप सिस्टम ट्रेडर हैं. स्टिल वो काम करेगा, बस ये कि अब वो जो साइकिल थी वो छोटी हो जाएगी पहले से. ठीक है, क्योंकि अब लोग एक साथ जो है बेच रहे होंगे, एक साथ खरीद रहे होंगे, तो वो जो पहले होता था ना कि डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से लोग खरीदते बेचते थे, तो साइकिल यूज टू बी मच लॉन्गर. अभी शायद वो नहीं होगा, दैट इज़ देयर. बट देन सिर्फ उतना नहीं चेंज हुआ है ना, अब ये भी तो हो गया कि मार्केट को पता चल गया है कि मार्केट को नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट्स को पता चल गया है कि है ना, अगर आप पैसा प्रिंट करते ना, लिक्विडिटी अच्छी खासी रखें तो मार्केट विल कंटिन्यू टू रन. और अगर मार्केट चलती रहेगी तो लोग पैसा कमाते रहेंगे, तो ज़्यादा वाइड स्प्रेड डिस्ट्रस्ट नहीं होगा सोसाइटी में. दे वोंट बी कमिंग ऑन द स्ट्रीट्स एंड ऑल दैट. सो गवर्नमेंट्स को जो है एक ये टूल मिल गया है टू मैनेज इमोशंस ऑफ मास. तो अनलाइकली कि वो लिक्विडिटी जो है टैप जो है कभी वो बंद करेंगे एनी टाइम सून. बीच बीच में कम ज़्यादा करते रहेंगे बट अनलाइकली कि दे विल स्टॉप इट. सो दैट हैज़ ऑल्सो चेंज द मार्केट द वे दे यूज टू फंक्शन. बट अल्टीमेटली जो ह्यूमन इमोशन है ग्रीड और फियर की, दैट इज़ नॉट चेंजिंग. सो यू आर गोइंग टू सी द सेम प्राइस पैटर्न्स ओवर एंड अगेन. दैट इज़ वाई टेक्निकल्स, right? Because if something is going to repeat or even rhythm or even rhyme, why not just learn it and take advantage of that? ठीक है. So I hope I made case for why technicals. तो जैसे आपने और भी चीज़ें देखी होंगी, जैसे नितिन स्पिनर एक एग्जांपल है. वो लास्ट टाइम आई डिस्कस दैट इन जुलाई 14 जुलाई. उसके बाद इट डिड रियली वेल. फिर रिजल्ट आया, रिजल्ट बहुत अच्छा आया, बट स्टॉक उसी दिन टैंक कर गया. उसके बाद से तब से अभी उसकी हालत बुरी है. तो वो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब यही कि आप अगर सिर्फ फंडामेंटल देख के खरीदेंगे बेचेंगे तो शायद आपकी हालत ख़राब हो जाएगी. अनलेस यू आर बाइंग फॉर समथिंग लेट्स से 3 years 5 years. इवन देन लुकिंग एट द चार्ट इज़ एक्चुअली अ डिसेंट स्ट्रैटेजी. तो नितिन स्पिनर रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट हु केयर्स इफ मार्केट इज टैंकिंग समथिंग, यू आर बेटर ऑफ सेलिंग इट. If you hold on to it or if you buy more, God forbid, you're going to lose more. So don't do that, right? कोई चीज़ बहुत बुरी तरीके से गिर रही है, वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम पे सेलिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि समथिंग इज़ रॉन्ग. प्रॉब्ली यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट नाउ, बट सूनर और लेटर यू विल अंडरस्टैंड इट एंड बाय देन इट विल बी टू लेट. सो अगर कभी ऐसा आपको हैवी वॉल्यूम पे ये ख़राब कैंडल दिखाई देता है तो चुपचाप आप बेच दें और बाद में सोचें और बाद में सवाल जवाब करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. एनीवे, सो ये आपको समझना है कि जो मार्केट के पास तरीका है ना वो एक ही है कि आपको कैसे बताएं कि कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है. जो चीज़ अच्छी है उसका प्राइस ऊपर है, जो चीज़ बुरी है उसका प्राइस नीचे है. अच्छा, ऊपर नीचे का मतलब ये नहीं है कि आप एब्सोल्यूट सेंस में जज करेंगे कि MRF का प्राइस जो है 80,000 से ऊपर है, 90,000 है, और लेट्स से कोई भी स्टॉक ले लो आप, कोई भी जो बहुत छोटा स्टॉक है ना, जो लेट्स से लॉरस लैब है ना, वो 750 पे ट्रेड कर रहा है, 700 से भी नीचे आजकल, 650 के आसपास होगा, 650. तो लॉरस लैब बेकार है, MRF ज़्यादा अच्छा है क्योंकि MRF 80,000 पे ट्रेड कर रहा है. नहीं, ऐसा नहीं देखना है आपको. वो उनके रिस्पेक्ट में रिलेटिवली मैटर करता है. ठीक है, तो MRF पहले कहाँ तक गया था और अभी कहाँ पे है, और लॉरस लैब पहले कहाँ पे था और अभी कहाँ पे है, तो उनको रिलेटिवली आपस में कंपेयर करना है, तो उससे पता चलेगा. जैसे आप सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं करते ना कि लेट्स से मिर्च का रेट जो है आप जो है मैच कराते हैं आलू से या किसी और चीज़ से, नहीं करते ना. वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. लेकिन आप मिर्च का रेट एक हफ्ते पहले क्या होता था और आज क्या है वो कंपेयर कर सकते हैं. दैट मेक सेंस. आलू का रेट एक हफ्ते पहले क्या होता था, 1 महीने पहले क्या होता था, वो कंपेयर कर सकता है. दैट मेक सेंस, है ना. तो वैसे आपको देखना है. तो अल्टीमेटली देखिए, आप स्टॉक मार्केट में रहना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए कि मार्केट सुप्रीम है. नॉट यू, नॉट मी, नॉट गवर्नमेंट, नॉट सेंट्रल बैंक्स, nobody, not some genius trader जिसने बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनाया मार्केट में. nobody. Don't listen to anybody. Listen to only market. Market is supreme. If you are following the market, you are going to make money. If you are not following the market, you are going to lose your short also, है ना. So not only money, you will lose everything. So don't try to fight the market. The only supreme truth here is
प्राइस इज अल्टीमेट फैक्ट टोल्ड बाई मार्केट. इफ़ यू वॉन्ट टू बी इन मार्केट, रेस्पेक्ट द मार्केट. ठीक है. सो अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स एंड टाइप्स ऑफ चार्ट्स की. तो टाइम फ्रेम्स जनरली जो हम चार्ट डालते हैं, कई बार मंथली डालना पड़ता है क्योंकि वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होता है. तो अब मंथली चार्ट में वो दिखाई देता है. वीकली कई बार डालते हैं क्योंकि ताकि उससे पिछले 4-5 साल की पिक्चर दिख जाए. डेली डालते हैं ताकि आपको राइट प्राइस पॉइंट मिल जाए कि जहाँ पे आपको ख़रीदना है, जिस रेंज में आपको ख़रीदना है. आवरली जनरली नहीं डालते हैं चार्ट. मिनट्स वाला डालते तो नहीं है, बट देखते हैं कई बार, है ना, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसके लिए. अब बात करते हैं कि ये जो चार्ट होता है ये होता क्या है, बनता कैसे एंड ऑल दैट. तो थोड़ा सा देखते हैं. सो लेट्स से लिंडे इंडिया ही ओपन है, तो लिंडे इंडिया से स्टार्ट कर लेते हैं. तो जो सबसे बेसिक चार्ट होता है लाइन चार्ट. लाइन चार्ट क्या होता है कि उसमें आप जो भी टाइम पीरियड है, अब अभी हमने क्या ले रखा है, 1 डे, राइट. सो एक दिन का चार्ट ले रखा है ना, टाइम पीरियड जो है एक दिन है. तो हर एक दिन पे मार्केट जब बंद होगी तो एक प्राइस होगा जिस पे बंद होगा सारा स्टॉक, राइट. सबका अलग अलग प्राइस होगा, वो सारे क्लोज हो जाएंगे उस दिन के लिए. तो वो प्राइस पॉइंट आप लेके मिला दें, ठीक है. तो उससे आपको जो लाइन मिलेगी दैट विल बी योर लाइन चार्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्टॉक. ठीक है. तो लाइन चार्ट सबसे सिंपल होता है. इसमें सिर्फ क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस. तो अगर इसको हम चेंज करते हैं, मान लेते हैं 1 घंटा करते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं. तो फिर क्या करेगा, हर एक आवर में जो वो क्लोजिंग प्राइस है, लास्ट प्राइस है, उसको आप प्राइस पॉइंट मान के उनको आप मिला देंगे. तो उससे आपको जो चार्ट मिलेगा दैट विल बी लाइन चार्ट ऑफ 1 आवर फॉर लिंडे इंडिया. वेरी सिंपल है ना, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है. उसके अलावा क्या होता है लाइन चार्ट के अलावा, आप देखें तो बार चार्ट. बार चार्ट में क्या है कि देखिए, वैसे प्राइस में क्या होता है कि यू डोंट ओनली हैव क्लोजिंग प्राइस. ठीक है. क्लोजिंग प्राइस के अलावा भी आपके पास 3 प्राइस होते हैं. क्या, जब मार्केट सुबह खुलती है तो एक प्राइस आता है ओपन का. जब मार्केट बंद होती है वो टाइम पीरियड के बाद, तो वो क्लोजिंग का प्राइस आता है. बट इन बिटवीन यू हैव दैट right. So in between you have that open, high and low, और लास्ट में क्लोज सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जैसे आप देखते हैं ना, कोई भी आप कोई फाइट चल रही है, कोई लीगल मैटर या अदरवाइज, है ना, व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली इज कि हु इज़ एक्चुअली अबाउट टू विन द फाइट. इट इज़ नॉट अबाउट कि किसने स्टार्ट किया था और बीच में कौन आगे था, है ना, बीच में कौन सबसे पीछे था. इट डजंट रियली काउंट, अल्टीमेटली हु इज़ गोइंग टू विन, दैट इज़ व्हाट मैटर्स. एवरीबडी हैज़ आइज ऑन दैट. द सेम इज़ ट्रू फॉर द मार्केट. किस प्राइस पे ओपन हुआ था, हाई लो क्या था, मतलब दे आर फैक्ट, राइट, दे आर ऑल्सो फैक्ट, बट नॉट एज इंपॉर्टेंट एज द क्लोजिंग प्राइसेस. तो जैसे जो बार होता है तो उसमें क्या होता है, इसमें चारों इन्फॉर्मेशन होती है. तो चारों इन्फॉर्मेशन होती कैसे, जैसे यहाँ आप देखेंगे ना, तो ये जो लेफ्ट साइड पे ये निकला हुआ थोड़ा सा हिस्सा है, दैट एक्चुअली गिव्स यू कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी. सो दैट इज़ फॉर लिंडे इंडिया इफ आई एम लुकिंग एट, तो 2820 रुपये पे, राइट, 2820. सो यहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट. उसके बाद मार्केट ने जो है एक हाई बनाया उसी दिन का, दैट इज़ 2834.9. ठीक है, 2834 रुपये 90 पैसे. आफ्टर दैट इट मेड लो ऑफ 2740, 2740, राइट, और फिर क्लोज हुआ अल्टीमेटली 2759.5. ठीक है. सो दिस इज बार चार्ट. बार चार्ट और कैंडल स्टिक में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. ये भी 4 प्राइस की इंफॉर्मेशन देता है आपको, और जो बार है वो भी आपको 4 ही प्राइस पॉइंट की इंफॉर्मेशन देता है. कैंडल स्टिक भी 4 की देता है. द डिफरेंस इज विजुअलाइजेशन में, जैसे आपको दिखता है उसमें डिफरेंस. जैसे बार में देखोगे तो आपको सीधे सीधे हाई और लो भी आपको एकदम आराम से दिख रहा है क्योंकि उसकी जो विड्थ है वो सेम है, एक्सेप्ट कि हाई के अलावा आप ये देखेंगे ओपन और क्लोज, उसके लिए थोड़ा सा हिस्सा आपने निकाल दिया है, बट जो बार की विड्थ है वो सेम है. लेकिन कैंडल स्टिक्स में क्या होता है कि इसमें जो ओपन और क्लोज है उसकी विड्थ अलग होती है, बट उसके अलावा जो हिस्सा होता है हाई और लो वाला वो जो है बहुत पतला होता है, जिसे हम बोलते हैं विक, WICK, विक. तो ये विक बहुत पतली होती है, तो कई बार ये जो है आपको ऐसे देखिए छोटा कर देता है, तो आपको कई बार वो उतना क्लियर नहीं पिक्चर देता. तो उसके लिए कई बार लोग बार चार्ट यूज़ करते हैं.
इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, तो ये कैंडलस्टिक्स में ये और बार में है ना सेमी कलर है, तो ये कलर का क्या चक्कर है, ये रेड और ग्रीन कब होता है? बड़ा सिंपल है, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो रेड मतलब होता है कि है ना डेंजर, है ना समथिंग बैड, ग्रीन मतलब होता है गुड। तो ग्रीन मतलब ये है कि जब जहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था, मतलब स्टॉक ओपन हुआ था, क्लोजिंग तक अगर वो प्राइस क्रॉस कर जाए, ठीक है। सो इफ क्लोजिंग इज मोर देन द ओपनिंग it will be green, if closing is less than the opening it will be red. So for example this day क्या हुआ कि 2616 रुपये में लिंडे इंडिया ओपन हुआ और क्लोज हुआ 2832 में। ऑब्वियसली 2832 इज ग्रेटर देन 2616, दैट इज वाई यू हैव द ग्रीन बार। अब इसका उल्टा यहाँ पे हो गया ना, 2856 इट ओपनड बट इट क्लोज्ड you know around 2799.95 which is less than the opening, so that is why you have a red bar. कैंडलस्टिक में भी सेम फॉर्मेट होता है ना। तो ग्रीन मतलब होता है कि ओपनिंग जो है नीचे थी बट क्लोजिंग ऊपर हुई है। रेड मतलब होता है कि ओपनिंग तो ऊपर थी, क्लोजिंग लेकिन नीचे हुई, ठीक है। सो दैट इज अबाउट हाउ द बार्स एंड कैंडलस्टिक्स आर फॉर्म्ड। तो 3 टाइप के ब्रॉडली, अब यही 3 है जो आपको चार्ट यूजफुल होते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ स्टॉक होते हैं वो बड़े वोलेटाइल होता है, तो उसमें क्या होता है ये जो विक्स वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में आप जो है ये यूज़ कर सकते हैं लाइन चार्ट। लेकिन जनरली इट इज़ बेटर इफ़ यू यूज़ द कैंडलस्टिक और बार चार्ट विच इज़ सेम, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए अब इसमें बना हुआ भी राइट। तो ये देखिए जो ग्रीन है कैंडल, दैट इज़ बिकॉज इसमें जो क्लोज हुआ है ये ओपन से ऊपर हुआ है, ठीक है। और हाई लो का तो कंसेप्ट सेम ही है, तो ये हमको दिख गया। अब ये मंथली वीकली है ना, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं, यू कैन लुक एट वट एवर यू नो टाइम फ्रेम यू वांट टू लुक एट, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर राइट। अब देखिए जैसे आप 15 मिनट में आते हैं ना तो बड़ा वोलेटाइल दिखेगा आपको, मतलब है ना, नॉट इन टर्म्स ऑफ द प्राइस पॉइंट्स, प्राइस पॉइंट में तो वोलेटाइलिटी उतनी ही है, लेकिन चार्ट के रेफरेंस में आपको, क्योंकि देखिए आपकी स्क्रीन में जो नंबर ऑफ कैंडल्स बन सकती है वो उतनी ही होंगी, वो बेस्ड ऑन कि आपने कितना जूम इन कर रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से। अब अगर आप टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो इट डजंट रियली मैटर, वो इतनी ही कैंडल्स फिर भी बनाएगा। तो अगर आप टाइम फ्रेम कम करते चले जाएंगे तो प्राइस रेंज जो वो प्लॉट करेगा वो कम हो जाएगी, इसलिए आपको वोलेटाइलिटी ज़्यादा दिखती है। रियलिटी में वोलेटाइलिटी नहीं बढ़ गई है, ठीक है, तो वो चीज़ है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जो चार्ट होते हैं हमारे वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है लॉग। तो ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू। तो सबसे पहले आप सब लोग जो है ना ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बना लें, फ्री है, बना लें, ठीक है। इसमें होता क्या है कि वट एवर आई प्लॉट टुडे, लेट्स से यू नो आई एम ड्राइंग सम यू नो ट्रेंड लाइन्स, ठीक है। अब ये even if I look at it you know after 6 months, if I have not removed it on my own it will be here। तो जो भी एनालिसिस की थी है ना, जो भी समझ थी वो बाद में सही होती है नहीं, या आप इजीली जाके चेक कर सकते हैं। काइट में भी ट्रेडिंग व्यू है, द ट्रबल इज जीरो द आई मीन बट द ट्रबल इज दे डोंट सेव योर एनालिसिस। अब वो सेव नहीं करते तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दिमाग में, तो वो चीज़ है। यहाँ पे आपको वो सेव करके रखते हैं तो वो अच्छा होता है, ठीक है, आपको देखने के लिए बाद में। एनीवे सो लेट्स कम बैक। अभी डेली अगर ये ओपन करते हैं तो एक कंसेप्ट दिखाते हैं ये लॉग और लीनियर का। लोग बोलते हैं कि कौन सा चार्ट देखना चाहिए। देखिए अगर नंबर ऑफ कैंडल्स भी नहीं, एक्चुअली अगर आप ये जो प्राइस रेंज है ना ये बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए कि स्टॉक जो है 100 रुपये का होता था वो 2000 का हो गया और वो सारा आपको जो है स्क्रीन पे दिख रहा है, तो यू आर बेटर ऑफ प्लॉटिंग द लॉग चार्ट। लेकिन अगर वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना, कम रेंज में घूम रहा है प्राइस, तो फिर आप लॉग करें लीनियर करें, डजेंट मैटर। ये देखिए तो अभी क्या हुआ है कि कैंडल्स, नंबर ऑफ कैंडल्स स्क्रीन में होती हैं, लेकिन अभी हमने 15 मिनट का चार्ट कर दिया तो रेंज क्या हो गई इसकी, रेंज ये हो गई ऑलमोस्ट 3000 से 2750, ठीक है। अब ये रेंज कोई बहुत बड़ी नहीं है, इट इज़ बियरली 10% का मूव हुआ है, इसीलिए वो लॉग और लीनियर, देखिए मैं लॉग करता हूँ, लीनियर कर दिया, अभी लॉग कर दिया, इट डजंट रियली मैटर। अभी हम बात करेंगे लॉग लीनियर में क्या है क्या नहीं है, लेकिन अगर मैं ये डेली कर दूँ तो प्राइस रेंज क्या हो गई। अब वो हाई तो वही था है ना 2950 के अराउंड में, बट जो लो है वो 1600 के करीब है। अब अगर मैं लॉग और लीनियर करूँगा तो काफ़ी डिफरेंस दिखेगा, देखिए, ठीक है। अच्छा तो लीनियर क्या होता है, लीनियर जैसे नाम से ही पता लग रहा है ना, लीनियर मतलब ये होता है कि देखिए अगर एक स्टॉक है वो 100 रुपये से 200 का हो गया और बाद में 900 से 1000 का हुआ, तो जो डिफरेंस होगा ना 100 से 200 वाला, जो बॉक्स का साइज़ होगा वही 900 से 1000 के बीच में ही होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो पॉइंट का डिफरेंस है वो सेम है।
तो जितने रुपए का चेंज आ रहा है अगर वो सेम है तो लीनियर वाले में जब प्लॉट करेंगे आप तो उसका साइज डिफरेंट नहीं होगा, सेम रहेगा। लेकिन लॉग में क्या होता है, लॉग कहता है नहीं नहीं, हमको प्राइस पॉइंट से मतलब नहीं है, हमको रेशियो से मतलब है। तो कोई एक चीज़ है जो पहले 5 रुपए की थी अब 10 की हो गई, डबल हो गई, और फिर बाद में 500 से 1000 की हो गई, तो वैसे तो पहले वाले में सिर्फ 5 पॉइंट का डिफरेंस आया है, 5 पे ट्रेड करता था, अभी 10 पे ट्रेड करा है। लेकिन दूसरे सिचुएशन में तो 500 से 1000 का हो गया, 500 पॉइंट्स का डिफरेंस है। बट लॉग चार्ट में लॉग चार्ट बोलेगा हमको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 500 से 1000 हो गए, हमको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप तो डबल हुए, विच इज़ ऑल्सो फेयर राइट। तो लॉग में क्या होता है, आपने मतलब बेसिक मैथ्स है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 100 की वैल्यू 2 होती है, लॉग 1000 की वैल्यू 3 होती है राइट, बेस 10 की बात करें तो क्या होगा 3 2 1 राइट, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 1 2 3। तो आप देख रहे हैं ना, मतलब 1 से जब आप 10 पे जाते हैं तो 10x का मतलब 10 का मल्टीपल है राइट। अब 10 से 100 जाते हैं तब भी 10 का मल्टीपल है। तो लॉग बोलता है कि जब मल्टीपल सेम है तो उसकी जो बॉक्स की लेंथ है वो भी सेम रहेगी, इसीलिए आप वहाँ पे वैल्यू भी आपको मिलती है 0 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। सो अगर ये क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा और इसको कर सकते हैं, देखते हैं। सो लेट्स से कि आई हैव लीनियर चार्ट, ठीक है। अब लीनियर चार्ट में एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये मैं इसमें अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें ये जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है एंड ऑल। सो ये जैसे देखिए ये 500 पॉइंट का बॉक्स है, ठीक है। अब ये 500 पॉइंट का बॉक्स है, अब ये 500 पॉइंट का बॉक्स तो कहीं भी हो सकता है राइट। ये जो है ऑलराइट, आई विल जस्ट रिमूव दिस। सो ये जो 500 पॉइंट का बॉक्स है, एक हमने ऊपर बना दिया है, एक दूसरा बना देते हैं थोड़ा सा नीचे, ठीक है। लेट्स से कि ठीक है, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के दोनों बॉक्स हैं। अभी अगर आप देखोगे तो इन दोनों का जो साइज है वो सेम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ भी 500 पॉइंट्स का डिफरेंस है, ठीक है, और यहाँ भी 500 पॉइंट्स का। एक काम करते हैं, ये जो इतना सारा लिखा हुआ है ना, स्टाइल विजिबिलिटी, नो, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दिस so that you are able to see. Right. So you see, both these boxes they have 500 point length. लेकिन जैसे ही इसको मैं log में करूँगा ना, so ये देखिए ये इसका साइज़ बड़ा हो गया, इसका साइज़ छोटा हो गया। क्यों? इसका साइज़ इसलिए बड़ा है और इसका साइज़ इसलिए छोटा है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये बॉक्स कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट 500 पे। तो 500 से 1000 गया ना तो ये डबल हो गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये 1800 से 2300 जा रहा है, दैट्स इट। तो अब 1800 से अगर इसको बॉक्स का साइज आपको सेम रखना है तो इसको 3600 जाना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा, दैट इज़ वाई लॉग, ठीक है। तो अब लोग बोलते हैं कि कौन सा चार्ट यूज़ करना चाहिए, जब ज़्यादा आप टाइम पीरियड, ज़्यादा प्राइस का वेरिएशन हो तो लॉग चार्ट यूज़ करते हैं, बट उसके अलावा आप जो है लीनियर चार्ट यूज़ कर सकते हैं। जनरली जो चार्ट हम डालते हैं वो लीनियर चार्ट नहीं होते हैं, लॉग चार्ट ही डालते हैं क्योंकि हम जनरली ज़्यादा टाइम फ्रेम पे देख रहे होते हैं। अच्छा, ये लॉग और लीनियर की और भी इंपॉर्टेंस है, विल कम टू इट लेटर ऑल्सो, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं और जो बाकी हैं। सो दैट वॉज अबाउट द टाइम फ्रेम्स एंड टाइप्स ऑफ चार्ट्स। ऑल राइट, देन नेक्स्ट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे आते हैं, उसके पहले ये जो कैंडल फॉर्मेशन है उसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो कैंडल में क्या होता है कि भाई देखिए, ये जो प्राइस है दैट वाज द ओपन, ये प्राइस है दैट वाज द क्लोज। चूँकि ओपन ऊपर हुआ था, क्लोज नीचे हुआ है, दैट इज़ वाई यू हैव ब्लैक बॉडी, ठीक है। इसका मतलब ये कि बीरिस साइन, और इसके ऊपर जो हाई बना वो अपर शेडो है, इसके नीचे जो लो बना दैट इज़ लोअर शेडो। अब देखिए इसकी लेंथ आप निकाल सकते हैं राइट। तो मान लेते हैं 100 रुपये पे ओपन हुआ, 120 रुपये पे क्लोज हुआ, तो जो डिफरेंस है क्या हुआ, 20 रुपये का, ठीक है। तो बॉडी उसकी क्या हुई, बॉडी का साइज़ क्या हुआ 20, और मान लेते हैं जो हाई बना था वो 130 का था, और मान लेते हैं जो लो बना था वो 90 का था। तो ये जो पूरा
मान लेते हैं जो सिर्फ अपर शैडो है, तो अपर शैडो कितने हुई 120 से 130 का जो डिफरेंस है 10 पॉइंट्स, और लोअर शैडो कितनी हुई वो भी 10 पॉइंट्स है ना, क्योंकि वो जो है 100 से 90, ठीक है, तो 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है। तो ये 10 पॉइंट, ये 10 पॉइंट, बीच में 20 पॉइंट। तो टोटल लेंथ अगर आपसे कोई पूछे शैडो को मिला के पूरी बॉडी की, दैट विल बी 40 पॉइंट, बट जो बॉडी है दैट इट सेल्फ इज ओनली 20 पॉइंट्स। तो आप इसमें एक रेशियो निकाल सकते हैं ना, ये जो इसकी लेंथ है डिवाइडेड बाई टोटल, ठीक है। तो हम बात क्या कर रहे हैं 20 डिवाइडेड बाई 40। तो जब जब एक चार्ट में आप देख रहे हैं, जब जब जो है वो इसकी जो बॉडी है दैट इज मोर देन 50% ऑफ द ओवरऑल, उसका मतलब ये कि आप ये कह सकते हैं कि प्राइस एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अच्छा 50% क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 50% इज लाइक न्यूट्रल पोजीशन है ना, मतलब उस पर आप ये नहीं बोल पाएंगे किस साइड में जा रहा है, तो इसलिए आप 50 के ऊपर जो है आप थोड़ा सा वैसा बोल सकते हो। चलिए तो पहले अब उसके पहले इधर मूव करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की साइड। तो डिमांड एंड सप्लाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो एक्चुअली फॉर्म होते हैं चार्ट में वो डिमांड और सप्लाई की वजह से फॉर्म होता है। तो किसी प्राइस पॉइंट पे अगर डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाएगी तो वो प्राइस पॉइंट सपोर्ट की तरीके काम करेगा। एक प्राइस पॉइंट जहाँ पर रेजिस्टेंस की तरीके काम करना है उसको, तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा आनी चाहिए। अब वो किस वजह से आती है वो अलग बात, डिमांड किस वजह से आती है वो अलग बात, लेकिन डिमांड इज एक्चुअली रिलेटेड विद द सपोर्ट एंड सप्लाई इज एक्चुअली रिलेटेड विद द रेजिस्टेंस। अगर डिमांड बढ़ेगी तो वो सपोर्ट की तरीके काम करेगा वो लेवल, ठीक है। अब ये मतलब उसके लिए लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, प्राइस अगर पहले से गिर रहा था और फिर एक पर्टिकुलर लेवल पे डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ रही है अभी, तो तभी वो सपोर्ट के तरीके काम करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड बढ़ती जा रही तो प्राइस एक्चुअली नीचे से ऊपर ही जाता जा रहा है, तब थोड़ी ना सपोर्ट खोजेंगे आप। सपोर्ट तो बाय डेफिनेशन तब खोजेंगे जब आप गिर रहे हो, रेजिस्टेंस तब खोजेंगे जब आप बढ़ रहे हो, है ना। तो वो मतलब आई अज्यूम दैट दैट यू आर टेकिंग दैट इनटू अकाउंट, तो वो बात है। तो सपोर्ट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर प्राइस मूव्स अपवर्ड्स, रेजिस्टेंस इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर प्राइस मूव्स डाउनवर्ड्स। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये कितने टाइप के होते हैं, ब्रॉडली दे आर 4 टाइप है ना, और जनरली जो हमारे चार्ट में होता है वो 3 ही होता है। आई विल टॉक अबाउट द फोर्थ वन ऑल्सो, बट ये जो है ओवरऑल 4 टाइप के आप कह सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है। तो पहला होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, दूसरा होता है स्लोपिंग, तीसरा होता है मूविंग एवरेज एंड चौथा होता है फिबोनाची। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या है कि भाई एक प्राइस है, मान लेते हैं 100, ठीक है, मान लेते हैं ये लेवल है 100, यहाँ पे बहुत सारा लोगों ने खरीदा बेचा, फिर उसके बाद जो है स्टॉक ऊपर चला जाता है 120 पे, फिर 1-2 महीने 120 130 पे घूमते हैं और फिर नीचे गिरने लगता है क्योंकि मार्केट ख़राब हो गई या कुछ हो गया। अब वो वापस जब 100 के आसपास आएगा तो जिन लोगों ने यहाँ खरीदा बेचा था उनकी मेमोरी में तो रहेगा ना कि लास्ट टाइम दे मिस्ड बाइंग हेयर, और उसके बाद 120 130 चला गया था। तो जैसे ही 100 पे वापस आएगा वो क्या करेंगे, खरीदने लगेंगे, तो यहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगी। दैट इज वाई दैट प्राइस पॉइंट एक्ट्स एज अ सपोर्ट, ठीक है। सो ये हो गया हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी होता है, तो एक प्राइस है 120 का हाई जैसे अभी उसने बना दिया था, उसके बाद 100 पे चला गया, अब वो 100 से जब डिमांड आ जाएगी तो वापस वो ऊपर जाएगा प्राइस, जब ऊपर जाके वो 120 130 पहुंचेगा ना, तो ये जो पहले लोगों ने खरीदा था और फिर 120 130 प्राइस देखा था, जैसे ही दोबारा 120 130 पे दिखेगा दे विल स्टार्ट सेलिंग। क्यों? क्योंकि पिछले बार की उनकी बुरी यादें हैं उसके साथ। पिछली बार उन्होंने देखा कि 100 रुपये पर हमने खरीदा, 120 130 तक स्टॉक गया और फिर वापस 100 पहुंच गया, और अभी वापस 120 130 आ रहा है, तो वो सोचेंगे यार इस बार बेच दो वरना जो है फिर से लॉस हो जाएगा। तो एक कैटेगरी वो है जो कहेगी कि पिछली बार 120 130 तक गया था और फिर नहीं बढ़ा था तो वो बेचेंगे। एक दूसरी कैटेगरी है कि इस 120 130 पे जब पिछली बार गया था प्राइस, तो वहाँ पे बहुत लोगों ने खरीदा भी तो होगा, तो इस बार वो आएंगे तो वो बहुत दिन से लॉस में था, तो जो है आप जो है वापस ब्रेक इवन पे आया तो वो बेचेंगे, तो उसकी वजह से सप्लाई आएगी, उसकी वजह से वो रजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जनरली आप ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या रेजिस्टेंस में जो प्रीवियस हाई होते हैं ना, जो प्रीवियस हाई हैं वो काम करते हैं एज अ रेजिस्टेंस। जो प्रीवियस हाई हैं और अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तब वो काम करते हैं एज अ सपोर्ट, ठीक है। और अगर प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है और प्रीवियस हाई अभी भी है उसके ऊपर, तो वो काम करता है एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है। स्लोपिंग के बारे में, मतलब स्लोपिंग का मतलब ये है कि भाई जो है आप 2 प्राइस पॉइंट मिलाएंगे, उसके बीच में जो एंगल होगा दोनों पॉइंट के बीच में जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हैं वो जीरो नहीं होगा, तो वो कुछ भी हो सकता है जीरो के अलावा, तो आप
ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करेंगे, ऐसी हो सकती है, एक ऐसी हो सकती है, राइट। मतलब एक ऊपर ट्रेंड लाइन जाती हुई, एक नीचे जाती हुई ट्रेंड लाइन कैसी भी हो सकती है। तो वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तरीके काम करते हैं एंड दे आर कॉल्ड स्लोपिंग, ठीक है, स्लोपिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस। तीसरा होता है मूविंग एवरेजेस। तो मूविंग एवरेजेस मेनली जो है ना 200, 100, 50, 20, 10 ब्रॉडली ये हैं जो आप कह सकते हैं कि 4 मूविंग एवरेजेस जो यूज़फुल हैं। अब मूविंग एवरेजेस के ऊपर तो एक पूरा स्टॉक पे चर्चा पे वीडियो बनाया, यू कैन वॉच इट फॉर द डिटेल्स, बट ब्रॉडली यू हैव 3 और 4 काइंड्स ऑफ मूविंग एवरेजेस। सबसे पहला होता है सिंपल मूविंग एवरेज, इट डजेंट काउंट फॉर एनीथिंग, मतलब कि उसको टाइम वाइम से लेना देना नहीं, उसको बस प्राइस से मतलब है, प्राइस लेगा, उसका एवरेज निकालेगा और उसके बाद आपको बता देगा कि ये आपका मूविंग एवरेज की वैल्यू है, दैट्स इट। दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या करता है, जैसे जैसे आप पास आओगे समय के वैसे वैसे उसका वो वेट बढ़ाता जाएगा, तो वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, कन्वर्ज करता है प्राइस से बहुत जल्दी, सिंपल मूविंग एवरेज को थोड़ा टाइम लगता है। फिर एक आता है वेटेड मूविंग एवरेज ना, तो उसमें क्या होता है, वो वॉल्यूम भी आप देखते हैं, उसमें ये होता है कि किस प्राइस पॉइंट पे कितना बाइंग या सेलिंग हुआ है, उसको भी आप अकाउंट करते हो, एवरेज कैलकुलेट करते हो। तो मूविंग एवरेजेस का ही है। अच्छा, मूविंग एवरेज क्यों काम करता है 200 दिन, 50 दिन, 100 दिन? क्योंकि ब्रॉडली सबके दिमाग में रफली होता है कि स्टॉक है ये 100 दिन से जो है ना लगभग यहीं है। अब 100 दिन एग्जैक्टली कोई नहीं कैलकुलेट करता कैलकुलेटर लेके बैठ के, जस्ट रफली नो दैट दिस हैज़ बीन इन कंसोलिडेशन, सो प्रॉब्ली इट इज़ टाइम टू बाई। और कई बार ऐसा उसका उल्टा भी होता है कि जैसे एक स्टॉक है जो बहुत ऊपर जा रहा है, तो लेट्स से कि 50 डे मूविंग एवरेज से वो बहुत ऊपर है, तो लोगों के दिमाग में ये आ जाता है कि बहुत दिन से ऊपर जा रहा है ना, बहुत ऊपर आ गया, तो दे विल स्टार्ट सेलिंग, और जो खरीदने वाले थे वो खरीदना बंद कर देते हैं, और जिनके पास पहले से था वो बेचना स्टार्ट करते थे। तो जो एक्सटेंडेड मूव होता है वो कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। फिबोनाची के बारे में अभी हम बात करेंगे, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट नाउ। ट्रेंड लाइंस, तो ट्रेंड लाइंस की अभी हमने बात की थी, जैसे वो हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन है ना, सबसे पावरफुल होता है वो हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन ब्रेकआउट। रीज़न ये है क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल या फ्लैट लाइन ब्रेकआउट होता है, यू डोंट रियली हैव टू बिलीव इन दैट, इट विल स्टिल वर्क, इट इज़ सॉर्ट ऑफ मोर क्लोजर टू द फैक्ट। क्यों? क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे जिन लोगों ने खरीदा है और उसके बाद प्राइस नीचे आ गया तो वो लॉस में आ गया, तो अब जैसे दोबारा इस प्राइस पॉइंट पे दोबारा आएगा तो वो लोग लॉस से क्या हो जाएंगे, ब्रेक इवन पे, तो वो बेचेंगे। दे डोंट केयर, उन्होंने चार्ट नहीं देखा आज तक, दे डोंट रियली बॉदर अबाउट द चार्ट्स, स्टिल दे विल सेल इट। क्यों? क्योंकि उनको तो याद है ना, हमने 100 रुपये पे खरीदा था, ये बीच में घाटा हो गया हमारा, 80 पे चला गया, 70 पे चला गया, अभी वापस 100 पे बेच देता है, ठीक है। सो दैट इज इट इज़ मोर पावरफुल। क्यों? क्योंकि इसके जो सच्चाई है वो रियलिटी है बहुत करीब है, उसमें ज़्यादा लोग एक्चुअली मानते हैं, बिना माने एक्चुअली मानते हैं ना, दे आर नॉट प्लॉटिंग ट्रेंड लाइन एनीथिंग फ्लैट लाइन, दे आर नॉट, स्टिल इट इज़ गोइंग टू वर्क, क्योंकि अब वो सोच ही वैसे रहे है ना, ग्रीड और फियर वाला कंसेप्ट जो है उसी हिसाब से चल रहे हैं। सो इसके चूंकि ज़्यादा लोग विश्वास करने वाले हैं, not because they happen to know the flat line horizontal concept, just because it happens to be the closer to the reality, इसलिए horizontal flat line breakout ज़्यादा पावरफुल होते हैं। तो ब्रेकडाउन भी पावरफुल होते हैं। जब जब कोई फ्लैट लाइन सपोर्ट तोड़ता है कोई स्टॉक, आप जो है उसको बेच दें तो ज़्यादा भलाई है, क्योंकि अभी जो है बहुत बुरी हालत होने वाली है। स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि दिस इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द सेम कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको इंट्यूशन ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, आपको इसमें दिमाग में ये रखना होता है कि ये प्राइस जो है लगभग पहले कितना मूव करता था ना, कितना फास्ट या कितना स्लो, और अभी क्या उससे ज़्यादा मूव कर रहा है, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि ये अपवर्ड्स ट्रेंड लाइन है, राइट, अपवर्ड्स मूविंग स्लोपिंग ट्रेंड लाइन। इसमें क्या हो रहा है कि हर कुछ दिन में एक नया एक पॉइंट है, प्राइस पॉइंट, तो एक स्टॉक है वो ऊपर जाता है और टच करता है, फिर थोड़ा नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, ऐसा ऐसा करके मूव कर रहा है। अब इसमें क्या है कि आपने हो सकता है प्लॉट ना किया हो, फिर भी आपके दिमाग में रहेगा कि लगभग इतने दिन में ये स्टॉक इतने परसेंट का मूव देता है, 10%, 20%, कुछ भी हो सकता है, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन। तो अगर एक स्टॉक उतना मूव देता है और उससे ज़्यादा किसी टाइम पीरियड में मूव दे दे, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि वो जो ट्रेंड लाइन थी उसके ऊपर प्राइस मूव कर गया है, तो अब जो है शायद उससे भी तेज मूव करेगा, मोमेंटम ज़्यादा तेज आ गया। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। एक स्टॉक है जो इसके ऊपर मूव करता था थोड़ा और फिर सपोर्ट लेता था इस ट्रेंड लाइन पे, अपवर्ड्स वाली पे ही, ठीक है, बार बार ऐसा कर रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस बार एक्चुअली वो सपोर्ट लिया नहीं, सपोर्ट लिया, 1-2 दिन रुका, उसके बाद फिर टूट के नीचे आ गया। तो अभी तक आप देखते थे कि वो
हर करीब 10 दिन में 5% का मूव देता था। इस बार क्या हुआ कि उसने 10 दिन में 5% मूव देने के बजाय -2% मूव दिया। तो इवन इफ यू डोंट ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, इंटुएटिवली यू नो कि स्टॉक ने कुछ अपना पैटर्न ब्रेक कर दिया। पहले जो ये करता था वो अब ये नहीं करता है। ये वजह है कि जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है दे ऑल्सो वर्क, बट चूंकि इट इज़ नॉट फॉर एवरीबडी, इट इज़ एक्चुअली हार्ड टू रिलेट। बहुत से लोगों का तो 100 स्टॉक का पोर्टफोलियो होता है, 200 स्टॉक का। दे आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर राइट कि कौन सा स्टॉक का बिहेवियर क्या है, कितने दिन में क्या मूव करता है। सो चूंकि ऐसे लोग काफ़ी हैं मार्केट में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट है, इट इज़ नॉट दैट पावरफुल जितना फ्लैट लाइन का पावरफुल है। क्योंकि फ्लैट लाइन के लिए 200 नहीं 2000 स्टॉक होंगे, तब भी उसमें प्राइस तो लिखा है ना कि आपने कितने पे खरीदा था या कितने पे बेचा था, वो तो आपके दिमाग में है ना, उसमें तो और कुछ दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना है, इसलिए वो जो है ये उतना पावरफुल कंसेप्ट नहीं बचता, बट स्टिल इट इज़ पावरफुल इनफ टू वर्क रियली वेल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जो ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हैं उसके कुछ रूल्स होते हैं, कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए। अच्छा, ये सबको आपको पता है कि कोई भी 2 पॉइंट हो तो आप हमेशा एक लाइन बना सकते हो उसके बीच में, राइट। कोई भी 2 पॉइंट हो कहीं भी हो प्लेन में, आप उनको मिला सकते हैं 2D प्लेन में। तो एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने 2 पॉइंट मिला के, लेकिन वो वैलिड है कि नहीं वो तो फ्यूचर में प्राइस का मूव बताएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ये पहला और ये दूसरा, यहाँ तक प्राइस एक्चुअली मूव किया, सपोर्ट लिया, बीच में ऊपर गया तो फिर नीचे आ गया, तो हमने ये दोनों मिला दिया। अब लेकिन फ्यूचर में जब प्राइस और ऊपर जाएगा और फिर गिरेगा, तो अगर इस ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करे, अगर वहाँ सपोर्ट लेता है तभी ये वैलिड ट्रेंड लाइन है। लेकिन आप ये ड्रॉ करके एक्सटेंड करके छोड़ दें और फिर आप देखें उसको, मॉनिटर करें क्या वाकई में वो सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। अगर सपोर्ट ले रहा है, यू कैन एक्चुअली बाई मोर और स्टॉप लॉस रख सकते हैं उस ट्रेंड लाइन के नीचे का। तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, और जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे किसी ट्रेंड लाइन में वो उतनी बेटर होगी। तो जैसे आसान भाषा में अगर आप बोलें तो ये जो हॉरिजॉन्टल और फ्लैट लाइन ब्रेकआउट होते हैं वो जितने ज़्यादा लंबे हों, इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन, जितना लंबा कंसोलिडेशन हो उतना ही अच्छा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन क्यों होता है। उसकी वजह यही क्योंकि उसमें प्राइस पॉइंट्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कि ज़्यादा समय से उस रेंज में रहा है। इसीलिए जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट होते हैं वो सबसे पावरफुल होते हैं, क्योंकि वो भी तो हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन ब्रेकआउट का ही एग्जाम्पल है। ठीक है। Do not cross the body of the candle, check on log and linear, then consider the one going against you. तो ये सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सो लेट मी गो बैक टू द चार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट सी। ऑलराइट, सो हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन ब्रेकआउट देखिए, सबसे ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दिस मच यू कैन डू वेरी इजीली। तो जैसे अब ये प्राइस पॉइंट हाई है, ठीक है। अब देखिए ये जब दूसरी बार ये ब्रेकआउट करेगा इसके ऊपर, सो दिस इज व्हाट, दिस इज फ्लैट लाइन ब्रेकआउट, राइट। तो अब ये जो फ्लैट लाइन ब्रेकआउट, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी पावरफुल। अच्छा, लिंडे इंडिया का प्राइस हो आपको दिख भी रहा है, इट वॉज वेरी पावरफुल। अभी ये छोटा ब्रेकआउट है, ये कम समय का है, ठीक है। तो ये देखिए ये भी एक्चुअली इट वर्क, बट सॉर्ट ऑफ रीटेस्ट हो गया। तो ये फ्लैट लाइन ब्रेकआउट का एग्जांपल है। अच्छा, चूंकि फ्लैट लाइन ब्रेकआउट में कोई एंगल नहीं होता, 0 डिग्री होता है, तो आप ये लॉग करें लीनियर करें, इट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। वो प्राइस ज़रूर ऊपर नीचे होगा, प्राइस जो है ऊपर नीचे होगा, बट वो अगर आप देखेंगे, probably there is some problem with the voice. Let me just check the internet. What is going on?
All right. So basically, if you see now, सो ये जो फ्लैट लाइन ब्रेकआउट होते हैं बहुत पावरफुल इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपको लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग चार्ट नहीं भी देखते हैं उनको भी वो महसूस होता है और वो उसी के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि उसके बिलीवर ज़्यादा हैं तो दैट इज़ एक्चुअली मोर पावरफुल, है ना, नो रॉकेट साइंस। सो फ्लैट लाइन ब्रेकआउट हमेशा इसीलिए पावरफुल होते हैं, इसलिए आपको फ्लैट लाइन ब्रेकआउट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे अच्छा पैसा कमा सकते हैं और बड़ा सिंपल होता है, किसी को कुछ भी नहीं आता, जो सबसे पहला एक कह सकते हैं कि ट्रेड आपको लेना है ना स्टॉक मार्केट में, तो आपको फ्लैट लाइन वाला लेना चाहिए, ठीक है। सो उसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो ट्रेंडिंग स्लोप लाइन वाला कंसेप्ट आता है, तो नितिन स्पिनर की हम बात कर रहे थे तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए ये क्या हुआ ऐसा कि यहाँ से गिर गया, कुछ तो इसको प्रॉब्लम हो गई ना कि यहाँ पे गया और ये बहुत अच्छा, देखिए उसी दिन रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, फिर भी गिर गया स्टॉक। तो ऐसा इसके साथ क्या हुआ कि ये गिर गया। सो इफ आई लुक एट दिस चार्ट, let's draw some trend line. Let me see if I am able to draw something or not. Right, so this one, if you look at it, you just zoom in. So if you look at this, no, this is not. It takes some time to actually figure out why one particular price point is acting as the resistance or support. So you have to actually look at it. थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। Right now I am not able to see why, it is actually, probably it is actually much smaller, that is why I should actually go back to the daily time frame. Alright, सो आप ये जो है एक सिंपल ट्रेंड लाइन यहाँ से भी ड्रॉ कर देंगे ना, तो आपको दिख रहा है ना, ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, तो वो जो है तो ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट जो है, जो स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है उसका कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार उतना ही वो स्ट्रिक्टली फॉलो करेगा, बट मोस्टली आप देखेंगे तो वो जो है फॉलो करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम ये और बात करें ये कि दोबारा ये कब खरीद सकते हैं नितिन स्पिनर, तो अगर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो शायद ये एक ट्रेंड लाइन ये ऐसा बन जाएगा, राइट। तो जैसे ही ये एक और बात है, तो जो ये ट्रेंड लाइन होती है स्लोपिंग वाली, इसमें क्या होता है, कोई एग्जैक्ट प्राइस पॉइंट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होता है आपका वो 0 डिग्री नहीं होता। तो आप जैसे जैसे मूव करेंगे समय के साथ आगे पीछे करेंगे तो प्राइस पॉइंट भी चेंज होगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसमें तो प्राइस एक ही रहेगा, ठीक है, तो आप चाहे जहाँ मूव करें। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, स्लोपिंग लाइन है, तो उसमें जैसे जैसे आप मूव करेंगे प्राइस चेंज होता रहेगा। अब देखिए अगर इसको ये कुछ दिन में और ना आप ये देख रहे हैं तो इसी प्राइस पे भी रहेगा ना, तब भी अगर ये 6 अक्टूबर तक अगर रहता है तो उसके बाद इट विल बी एक्चुअली गुड टू बाय थिंग। लेकिन अब ये ऊपर आएगा तो फिर ये 230 के आसपास में वापस इसको रेजिस्टेंस फेस होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होगा, राइट। और एक बार उसको क्रॉस कर लेगा तो ऑल टाइम हाई के लिए तैयार हो जाएगा। सो दैट इज़ वन वे टू लुक एट इट। तो ये जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये है कि दे कांट रियली हेल्प देमसेल्व्स, है ना, क्योंकि ये तरीका ही है। अगर आप ये सब ड्रा करते हैं और ये सब देखने लगेंगे इतना माइन्यूटली, तो आपको तुरंत रेजिस्टेंस और सपोर्ट तुरंत बहुत सारे दिखाई देने लगेंगे। तो आपको हमेशा लगेगा कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे खरीद लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बेचना पड़ेगा, ठीक है। सो वो बात है, उसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। उसके अलावा ये बात करते हैं कि ऐसा देखिए,
अगर आपने ये ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया आपने और ये आपने लॉग वाले चार्ट पे किया, तो अभी आप देखें ये प्राइस पॉइंट जो है ये दोनों वाले और ये हाई ये मिल रहा है। लेकिन अगर मैं लॉग से लीनियर कर दूंगा ना, तो ये आप देखिए डिफरेंस बढ़ गया, ये अब नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो वो चाहे लॉग हो चाहे लीनियर, इट डजेंट रियली मैटर, सेम ही होगा। लेकिन अगर आपने वो स्लोपिंग ड्रॉ कर रखी है तो लॉग और लीनियर में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, शायद वो टाटा मोटर्स है, और भी बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं। तो कोई एक ट्रेंड लाइन होगी जिसमें आपको दिखेगा कि ये तो सपोर्ट पे है, मुझे खरीद लेना चाहिए ये, या है ना। और लेकिन जब आप वो ड्रॉ करेंगे और लॉग से लीनियर में जाएंगे तो आपको दिखेगा एक्चुअली सपोर्ट ब्रेक कर गया। एनीवे लेट्स लुक एट इट। तो अभी लॉग चार्ट है राइट, इसमें आप ऑलरेडी पता नहीं क्या क्या ड्रॉ कर रखा है, लेट मी जस्ट रिमूव देम। ठीक है, अभी ये देखते हैं, ये लेट्स से यहाँ पे एक कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं राइट। तो ये हमको देखना है कि ये जो यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा गिरा था फिर सपोर्ट लिया और ऊपर आ गया, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या जो हमको एक्सप्लेन कर सके हमारी सिचुएशन को। प्रॉब्ली नहीं, नो, कुछ वैसा एग्जाम्पल नहीं ध्यान आ रहा। अच्छा, एग्जाम्पल इसलिए भी ध्यान नहीं आ रहा है बिकॉज आई डोंट रियली यूज ऑल ऑफ दिस। I know the concepts, but I don't really use them. So that is why I don't have much examples to explain this. But anyway, I'll tell you the concept anyway. So देखिए, लॉग और लीनियर में हमें ये पता है कि जब लॉग स्केल में आप जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं तो वो सेम रेंज जो है कम स्पेस में रिप्रेजेंट होती है। और लीनियर में क्या होता है, अगर रेंज बढ़ती जा रही है तो वो उसी तरीके स्पेस भी बढ़ता जाएगा। तो एक बात तो ऑब्वियस है कि ये पॉसिबल है कि लॉग स्केल में वो अभी सिर्फ सपोर्ट की तरीके ही काम कर रहा हो, लेकिन अगर आप लीनियर पे जाएंगे तो वो बताएगा कि सपोर्ट ब्रेक हो गया। तो एक ट्रेंड लाइन आपने ड्रॉ किया, अभी मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है इसका, कुछ बाद में मिलेगा तो आई शेयर द एग्जाम्पल, मिलेंगे तमाम से एग्जाम्पल, बट इज दैट आई डोंट यूज़ देम, आई यूज़ दिस कंसेप्ट मच, सो इसलिए मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है अभी। सो इसमें होता क्या है कि आप ऐसा हो सकता है कि ये आपने अभी ड्रॉ किया, आपको दिख रहा है कि ये सपोर्ट पे है, ठीक है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, तो इट इज़ एक्चुअली गुड टू बाय, है ना, इट मेक सेंस। और इसके बाद इसने काम भी किया। लेकिन अगर शायद इसको आप लॉग से लीनियर कर दें तो अभी भी ये वैसे सपोर्ट की तरीके ही काम कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली इट इज़ नॉट ए गुड एग्जाम्पल। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको लीनियर में ऐसा कुछ चार्ट दिखता है ना कि वो सपोर्ट ब्रेक कर गया है, तो मे बी यू शुड एक्चुअली शॉर्ट इट, बट डोंट, क्योंकि अगर आप लॉग से लीनियर में जाएंगे तो शायद वो आपको दिखेगा कि अभी भी सपोर्ट की तरीके ही काम कर रहा है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आई डोंट हैव गुड एग्जाम्पल, आई विल फाइंड आउट समथिंग लेटर एंड आई विल शेयर विद यू। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लॉग और लीनियर दोनों में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखना है, और उसमें से जो आपके अगेंस्ट जा रही है, मतलब एक ट्रेंड लाइन बता रही है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है, दूसरी ट्रेंड लाइन बता रही है कि एक्चुअली ब्रेकडाउन हो गया और आपने वो खरीद रखा है, तो इसका मतलब ये कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। उसका उल्टा भी सही है, आप जो है एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं वो सपोर्ट की तरीके काम कर रही है किसी एक स्केल में, और आपने सोचा ये खरीद लेते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसको स्केल को चेंज किया, लॉग से लीनियर किया, लीनियर से लॉग, तो वो एक्चुअली दिख रहा है कि सपोर्ट को ब्रेक कर दिया प्राइस ने, है ना, ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया प्राइस, तो एक्चुअली उसको आपको नहीं खरीदना है, आपको वेट करना है कि वो ट्रेंड लाइन के ऊपर आ जाए। उसमें थोड़ा आपको महंगा मिलेगा, लेकिन आप कन्फर्मेशन के बाद ही खरीद रहे हैं, तो लाइकलीहुड ऑफ गोइंग ट्रेड अगेंस्ट यू इज़ लेस, आपके फेवर में ट्रेड चला जाए उसकी लाइकलीहुड ज़्यादा है। तो ये हुआ ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट। उसके अलावा let me see what else is there in the presentation. So probably then the next concept is about कि आपको ये सब अगर आपको आता है ना, तब भी उसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, दैट इज़ रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क आपका कभी 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रिवॉर्ड आपका 20% से ऊपर होना चाहिए। अच्छा, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, अगर आपका रिस्क एक्चुअली 2-3% है तो रिवॉर्ड अगर 10-12% भी है तब भी चलेगा। रफली व्हाट आई एम स्पीकिंग इज़ कि अगर आपकी एक्यूरेसी 50% ज़्यादा है, मतलब आप 10 ट्रेड लेते हैं, 5 सक्सेस हो जाते हैं, 5 फेल हो जाते हैं, इन दैट सिचुएशन अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1 से थोड़ा ज़्यादा है तो आप जो है फ़ायदे में हमेशा रहेंगे। आपका रिवॉर्ड हमेशा रिस्क से थोड़ा ज़्यादा है
और आप 50% टाइम सही हैं तो आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। सो ये आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है हमेशा। अब हम जो फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली वो सब आपको पता है कि 15% ज़्यादा रिस्क कभी नहीं होता, रिवॉर्ड जनरली 20% से काफ़ी ज़्यादा होता है। और चूंकि सक्सेस रेशियो डिसेंट है, मोर देन 50% है, सो इट एक्चुअली मेक्स अस आवर लाइफ ईजियर। ज़्यादा इमोशनल डिफिकल्टी नहीं होती वो सब मैनेज करने में। इमेजिन अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं उसमें सिर्फ 4 ही चलते हैं, मतलब 40% सक्सेस रेशियो है, और आपका रिवॉर्ड भी एक्चुअली 2:1 या 1.5:1 टाइप का है, तब तो आपको जो है इमोशनली बहुत ज़्यादा टफ होना पड़ेगा, तभी आप हैंडल कर पाएंगे, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वो बात है। पैटर्न्स की बात करते हैं थोड़े से। पैटर्न्स में एक चीज़ सबसे पहले आपको समझ लेनी है, नाम में कुछ नहीं रखा है ना। वैसे अपने यहाँ ऐसा नहीं है, नाम में बहुत कुछ रखा होता है, बट फिर भी यहाँ पे एक्चुअली नाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको साइकोलॉजी पे ध्यान रखना है, वो पैटर्न क्यों बन रहा है। तो ये जो पहला टाइप का ये जो पैटर्न है ना, जिसमें क्या होता है कि प्राइस एक पॉइंट पे खुलता है और दूसरे पॉइंट पे क्लोज होता है। अब ऐसा हो सकता है कि वो ऊपर खुले और नीचे क्लोज हो, या नीचे खुले ऊपर क्लोज हो, तो इसको आप बोलते हैं मारू बोजू। ठीक है, मारू बोजू कैंडल। तो अब ये क्या है, ये रेड है ना, तो ये ऑफ कोर्स यू कैन ईजिली से कि एक्चुअली बियरिश है, राइट। इसका उल्टा हो सकता था कि यहाँ पे एक्चुअली ओपन होता, बट सॉरी यहाँ पे ओपन होता नीचे और क्लोज ऊपर होता, तो ये कलर क्या होता है कैंडल का, ग्रीन हो जाता। वो अभी भी टाइप उसका कैंडल का वही है, मारू बोजू, बट इट इज़ एक्चुअली बुलिश कैंडल। तो वो अब ये देखिए, इससे ज़्यादा क्या क्लियर सिग्नल होगा मार्केट का। मार्केट क्या बोल रही है कि भाई खुले तो जरूर एक साइड पे थे, लेकिन बंद दूसरे साइड पे होके हुए। तो उस दिन जो ट्रेडिंग हुई उसका एक एकदम क्लियर सिग्नल है, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए किसी के भी दिमाग में। मार्केट एकदम साफ साफ बता रही है कि बेरिश है उस स्टॉक के लिए सिचुएशन, या बुलिश है। तो मारूबोजू बहुत ही स्ट्रांग आप कह सकते हैं सिग्नल है। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्किट वाला स्टॉक ही हो, हाँ, तो रोक दिया या कुछ और कर दिया। सो बट स्टिल मारूबोजू इज एक्चुअली प्रिटी स्ट्रांग सिग्नल। इसका एक ऑपोजिट भी हो सकता है कि प्राइस कहीं भी खुला और फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, लेकिन अल्टीमेटली जब क्लोज हुआ वहीं पे आके क्लोज हो गया, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। उसे बोलते हैं आप डोजी कैंडल। ठीक है, ये बहुत दिखेगा आपको चार्ट में, आप देखेंगे ना। मारूबोजू तो उतना नहीं दिखाई देता, कम दिखाई देता है, बट डोजी आपको बहुत दिखाई देंगे। डोजी मतलब ये होता है इनडिसीजन। ठीक है, डोजी मतलब होता है इनडिसीजन। ये सब जापानीज नेम है, कुछ का एक्चुअली मीनिंग भी है विच मेक सम सेंस, कुछ के मीनिंग है विच डोंट रियली मेक सेंस, है ना। सो डोंट वरी अबाउट द नेम्स एंड ऑल यू नीड टू डू इज यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी की ये कैसे क्रिएट हुआ, ये पर्टिकुलर जो कैंडल बना ये क्यों बना, वो समझना है हमको। तो ये अभी इनके हम एग्जांपल लेंगे और थोड़ी डिटेल्स की बात करेंगे। बिफोर दैट आई नीड टू जस्ट कवर देम ऑल। तो ये देखिए, ये इंगल्फिंग, या नाम ही बता रहा है ना, इंगल्फ कर रहे, कवर कर रहे। तो देखिए, ये एक रेड कैंडल थी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल आके कवर कर ली उसकी पूरी बॉडी को। इसका उल्टा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये जो है एक ग्रीन कैंडल थी, उसके अंदर ये एक रेड कैंडल आ गई छोटी। ठीक है, तो ये जो इंगल्फिंग कैंडल है इसका उल्टा यहाँ पे सिचुएशन है, राइट। यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है वो पहले वाले कैंडल के अंदर है, यहाँ पे जो नेक्स्ट कैंडल है वो कवर कर रही है पुरानी कैंडल को। इसको बोलते हैं इंगल्फिंग, इसको बोलते हैं हरामी। ठीक है, अब इसको बुलिश इंगल्फिंग बोलेंगे क्योंकि बाद वाली कैंडल ग्रीन है। इसको एक्चुअली इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बियरिश हरामी, राइट, क्योंकि ये बाद वाली कैंडल जो है वो रेड है। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो इंगल्फिंग कैंडल है इसमें क्या होता है कि ये डाउन ट्रेंड में आनी चाहिए। तो स्टॉक है बहुत ऊपर से नीचे आता जा रहा है, नीचे आता जा रहा है, ये डाउन ट्रेंड है, और फिर ये एक रेड कैंडल बनती है और फिर एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है। वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है, बट वॉल्यूम एक्चुअली यहाँ पे बहुत हाई होना चाहिए। अगर यहाँ पे वॉल्यूम बहुत हाई है और ये कैंडल पूरी तरीके से इसको कवर कर रही है, इंगल्फ कर रही है, सो इट कुड बी पोटेंशियल साइन ऑफ रिवर्सल। तो ये रिवर्सल स्पॉट करने का तरीका है जो इंगल्फिंग कैंडलिस्टिक पैटर्न है ये। अच्छा, एक और ख़ास बात है, ये सिंगल कैंडलिस्टिक या डबल कैंडलिस्टिक या ट्रिपल कैंडलिस्टिक्स है ना। सो वो पैटर्न के आप ये कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है ये देखने का कि एक्चुअली इट इज़ एक्चुअली साइन ऑफ रिवर्सल, है ना। थोड़ा सा और इसमें डिटेल्स हैं, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, बट अदरवाइज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू गेट द आइडिया कि एक्चुअली ये मीनिंगफुल तभी है जब डाउन ट्रेंड हो। पहले डाउन ट्रेंड चाहिए तभी ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है, तो ये यूजफुल है। लेकिन अगर एक अप ट्रेंड था, स्टॉक ऊपर जा रहा था और ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके बगल में एक बड़ी रेड कैंडल बन गई जो कवर कर रही है ग्रीन कैंडल को, तो इट इज एक्चुअली बियरिश इनगल्फिंग एंड दिस इज साइन ऑफ रिवर्सल। अब चूंकि वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में था स्टॉक, तो अब रिवर्स करेगा तो कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो अगर आपके पास वो ऑलरेडी आप होल्ड करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप पूरा नहीं करते
तब भी पार्शल कर लीजिए, हो सकता है आपको सस्ते में फिर से मौका मिल जाए सेम चीज़ खरीदने के लिए। सो दैट इज़ वे। जो हरामी हरामी मतलब होता है प्रेग्नेंट एक्चुअली, ठीक है, जापानीज़ में। तो प्रेग्नेंट मतलब क्या है कि ये देखिए ये है ना ये कैंडल इसके पूरी तरीके से अंदर है, दैट इज़ वाई दिस पैटर्न इज कॉल्ड हरामी पैटर्न, ठीक है। अब ये पहला वाला कैंडल ग्रीन है और दूसरा वाला रेड है, तो इट इज़ एक्चुअली बियरिश साइन, तो इट विल बी कॉल्ड बियरिश हरामी। और अगर इसका उल्टा होता है, ये रेड होता है और ये ग्रीन होता, तो इट विल बी कॉल्ड बुलिस, राइट, क्योंकि आप जो है डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, ये रेड कैंडल थी, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है, वॉल्यूम डिसेंट है, तो इसलिए यू विल बी कॉलिंग इट बुलिश हरामी, ठीक है। अब ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्टार, 3 सोल्जर्स एंड 3 इनसाइड। तो स्टार्स मतलब स्टार जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसमें क्या होता है कि इट फॉर्म्स लाइक कि 2 हिल हैं और फिर उससे जो है एक्चुअली सन जो है या तो निकल रहा है या तो सेट हो रहा है, ठीक है। तो सनराइज या सनसेट है ना, तो आप स्टार बोल सकते हैं, आफ्टर ऑल सन इज ऑल्सो स्टार। तो ये देखिए अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये पहले बियरिश पैटर्न है, ऊपर से नीचे आ रहा है प्राइस, है ना, और फिर एक ये गैप डाउन हुआ, ठीक है। और इसमें वॉल्यूम है या नहीं है उससे ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ये गैप डाउन हुआ। यहाँ पे ये हो सकता है बीच वाली डोजी भी बने या नॉर्मल कैंडल बने, लेकिन ये छोटी होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब डोजी से छोटी कैंडल तो हो नहीं सकती बॉडी की बात करें तो वो जितनी छोटी हो कैंडल यहाँ पे वो इतना अच्छा है। और अगली कैंडल ऐसी बनी कि वो थोड़ा सा गैप अप है, या एटलीस्ट ये जो यहाँ पे ओपन था उसके ऊपर, और जो ये बड़ी वाली कैंडल थी रेड वाली, इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो आप इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे मॉर्निंग स्टार, है ना। सूरज जो है उगने वाला है, अब नीचे से आप जो है ऊपर जाने वाले, दैट इज़ वाई यू कॉल इट मॉर्निंग स्टार। इसका उल्टा भी पैटर्न है, मतलब ये पहले इधर एक ग्रीन कैंडल हो, फिर इसका उल्टा, है ना, ये ऊपर जाएगा, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हो, उसके बगल में एक बड़ी रेड कैंडल हो, तो वो अप ट्रेंड में बनेगी। तो मतलब एक स्टॉक है ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, एक दूसरी ग्रीन कैंडल बनाता है गैप अप, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है। अगले दिन जो है गैप डाउन होता है और बड़ी रेड कैंडल बनती है। इसका मतलब ये कि वो इवनिंग स्टार पैटर्न है और आपको शायद प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 3 सोल्जर्स है ना, आप 3 इसको आप वो भी बोल सकते हैं, ब्लैक क्रोज है ना, बट एनी वे यू जस्ट नेम इट 3 सोल्जर्स, दैट इज सिंपल इनफ। अब इसमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आई नहीं, 3 दिन से लगातार प्राइस नीचे जा रहा है, मतलब बहुत ही बेरिस सिग्नल है ना, अनलाइकली दैट इट विल इंप्रूव एनी टाइम सून। देयर विल बी सम बाउंसेस, है ना, इसका मतलब ये नहीं कि अगले दिन भी गिरेगा ही, आई डोंट नो, बट जो ट्रेंड है दैट इज बेरिश। इसका उल्टा भी पॉसिबल है, 3 लगातार ग्रीन कैंडल है ना, सो यू कैन कॉल देम 3 वाइट सोल्जर्स, तो उसका मतलब क्या है कि वो बुलिश है। अब ये आता है 3 इनसाइड, है ना, तो इसमें क्या होता है जो पहली कैंडल है ये बेरिश है ना, तो अब ये भी डाउन ट्रेंड में आना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक गिर रहा था, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर उसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बनी। तो आप ये एग्जांपल देखेंगे तो एक्चुअली ये बुलिश हरामी का ही तो एग्जांपल है, ठीक है। बुलिश हरामी में उसके बाद एक कैंडल आपने और ऐड कर दिया, तो ये बाद में एक जो है जिसमें इसमें इंपॉर्टेंट ये कि ये जो क्लोजिंग होना है ये इसकी ओपनिंग से ऊपर होनी चाहिए, हाई से ऊपर होनी चाहिए, तो दैट इज़ द कन्फर्मेशन। आप ये बोल सकते हैं ना 3 इनसाइड बार, है ना, या कुछ और भी नाम रख सकते हैं, मतलब आपको नाम में नहीं जाना है, आपको सिंपल ये देखना है साइकोलॉजी, ये पैटर्न बन कैसे कर रहा है। अगर ये आपको चार्ट में देखना है तो ये आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। तो अब इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। सो लेट्स से लेट मी टेक सम एग्जांपल। अब ये देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये ग्रीन, उसके अगले दिन क्या हुआ, गैप अप, राइट, बट ये डोजी टाइप का कैटल बना और उसके बाद अगले दिन गैप डाउन। अच्छा, ये उतना कंफर्मेशन नहीं है, बहुत रेड नहीं है, बट इज़ एक्चुअली अ साइन, है ना, कि पहले दिन गैप अप हुआ लेकिन सस्टेन नहीं हुआ, अगले दिन गैप डाउन हो गया। इसका मतलब क्या है, ये सॉर्ट ऑफ इवनिंग स्टार टाइप का कैंडल है ना, उसके बाद देखिए प्राइस एक्चुअली गिर गया। सो इट वर्कड वेल, यू कैन से। और कुछ यहाँ पे ऐसा पैटर्न दिख रहा है नहीं, आई एम नॉट एबल टू सी एटलीस्ट, राइट। एक रीसेंट एग्जांपल अपोलो हॉस्पिटल्स, और अपोलो हॉस्पिटल का अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो आपको बड़ा सही से दिखेगा। ये देखिए ये क्या है, स्टॉक जो है अप ट्रेंड में है, बहुत दिन से अप ट्रेंड में है, बहुत दिन से, है ना। अब एक तो इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी, सपोर्ट, अच्छा आप ये लॉक करें लीनियर करें डजंट रियली मैटर, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट अल्टीमेटली दोनों ही टाइप में आप देखेंगे कि उसने सपोर्ट तोड़ दिया है। अभी आप ये देखिए, बहुत दिन से अप ट्रेंड में था स्टॉक, और यहाँ पे ये क्या है, इसने कवर कर लिया ना, पिछली ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से इस रेड कैंडल ने हैवी वॉल्यूम पे कवर कर लिया। दिस इज एक्चुअली बीरिश इन गल्फिंग। तो अगर आप शॉर्ट नहीं करते हैं तो एटलीस्ट अगर आपके पास लॉन्ग था अपोलो हॉस्पिटल में तो वो तो बुक कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको बहुत दुख होने वाला है यहाँ पे।
उस दुख से अगर आपको बचना है तो आप चुपचाप से इसको लॉन्ग को जो है बुक कर ले। अब ये देखिए, ये आपको दिखेगा वैसे तो ये स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में ही था, तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत ऐसा डाउन ट्रेंड में था, बट इफ़ यू लुक एट दिस पैटर्न, ये क्या है, ये एक्चुअली मॉर्निंग स्टार है, राइट। ये देखिए गैप डाउन हुआ, ठीक है, और वॉल्यूम अच्छा था। इसका मतलब ये था कि वो जो पैनिक सेलर है ना, मतलब वीक हैंड्स है ना, दे एक्चुअली सोल्ड आउट, और अगले दिन गैप अप हुआ और बहुत अच्छा वॉल्यूम था। सो इट वाज एक्चुअली कन्फर्मेशन ऑफ द न्यू अप ट्रेंड, वन कुड हैव गॉन लॉन्ग हियर, और आप यहाँ से जाते तो मतलब इट वुड हैव यू नो बीन अ गुड ट्रेड। सो दिस वाज वन एग्जांपल। और these candles also, I don't look at them particularly कि नहीं कुछ ऐसा खास हो रहा है नहीं हो रहा है actually. So I'm not really practitioner of technical analysis. I'm just explaining things because I just know the theoretical aspect of it, but I'm yet to actually use them. So I don't have much examples, so to speak. एक ये बात और है कि ये जो चार्ट जनरली जो अभी हम डालते हैं उसमें स्नोफ्लेक बने होते हैं। अब इनका क्या मतलब है? स्नोफ्लेक्स का मतलब ये है कि अगर किसी दिन किसी टाइम फ्रेम में, किसी भी टाइम फ्रेम हो, दिन की ज़रूरत नहीं, वीकली, मंथली और आवरली और मिनट भी हो सकता है, उस दिन जो रियल बॉडी है, ये जो बॉडी है कैंडल की, इफ़ इट इज़ मोर देन 50% ऑफ द टोटल कैंडल साइज, तो उसमें ये स्नोफ्लेक बना होगा। तो आप देखिए इसमें स्नोफ्लेक क्यों नहीं बना, क्योंकि इसकी जो रियल बॉडी बहुत छोटी है, बट इसका जो टोटल साइज है कैंडल को बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसमें स्नोफ्लेक नहीं बना है। इसमें स्नोफ्लेक बना हुआ है क्योंकि इसमें 50% से ज़्यादा है। इसमें तो ऑब्वियस सी बात है 50% से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट विक है ही नहीं। तो जो सबसे अच्छी कैंडल होती है जिसमें विक ना ही हो, मतलब एक साइड पे प्राइस हो, ओपन हो, और दूसरी साइड क्लोज हो, तो उससे अच्छा सिग्नल हो ही नहीं सकता। दैट इज एक्चुअली प्योर मोमेंटम कैंडल। लेकिन अगर 50% से कम हो जाता है बॉडी का साइज, आप उसको बोल सकते हैं इंडिसीजन कैंडल, ठीक है। सो यू कैन कॉल देम MC, IC. सो MC इज मोमेंटम कैंडल, IC इज इंडिसीजन कैंडल। तो जो मोमेंटम कैंडल का जो बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज एक्चुअली मारुबोजू। सो इट इज नॉट परफेक्ट मारुबोजू बट सॉर्ट ऑफ, यू सी यहाँ पे एक्चुअली ओपन हुआ, जरा सा लो बनाया और उसके बाद हाई बनाया और हाई के आसपास ही क्लोज हो गया। दिस इज एक्चुअली ऑलमोस्ट पिक्चर परफेक्ट मारुबोजू कैंडल। सो अब इससे बेहतर कोई सिग्नल आपको नहीं दे सकती मार्केट मोमेंटम का। इंडिसीजन का सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो है डोजी। क्यों? क्योंकि डोजी में बॉडी होती ही नहीं है, उसमें सब कुछ जो है केवल बस शैडो ही होता है, विक और कुछ होता है। तो जी तो अब जैसे क्या होता है कि अगर एक स्टॉक है वो स्ट्रक्चरली एक ट्रेंड में हो सकता है अप ट्रेंड हो सकता है डाउन ट्रेंड हो। मान क्या लेते हैं ये अप ट्रेंड में है ही है। अगर ये अप ट्रेंड में है ना, और उसके बाद कई इनडिसीजन कैंडल आ जाते हैं ना, और उसके बाद अगर एक उल्टा कैंडल बनती, मतलब अप ट्रेंड में थे तो मतलब ग्रीन कैंडल, एंड देन यू हैव इंडिसीजन कैंडल दैट इज डोजी। आफ्टर दैट इफ यू गेट द रेड कैंडल दैट इज बियरिश। इसका मतलब ये कि यू शुड टेक योर प्रॉफिट्स, प्रॉब्ली शॉर्ट टर्म में देयर विल बी सम प्राइस प्रेशर जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। सो यू कैन टेक मेनी एग्जाम्पल्स। सी द आइडिया हियर इज कि अगर आपको एक बार थ्योरेटिकली कोई चीज़ समझ में आ गई, कुछ ना थोड़ा सा दिमाग में आ गया, तो उसके बाद जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको वो सेम चीज़ें दिखने लगेंगी। बस यही तो चाहिए, क्योंकि आप एक बार उस रास्ते पे चले गए तो आपको धीरे धीरे करके चीज़ें दिखने लगेंगी। क्योंकि ये सब आप अगर देखेंगे तो वैसे तो ये कई दिन में कवर करना चाहिए ना, दैट काइंड ऑफ, बट एनीवे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी वो ट्रेंड लाइन, ये देखिए लाल पैथ लैब, ये ट्रेंड लाइन को बहुत अच्छा फॉलो कर रहा था, सपोर्ट लेता था, ऊपर जाता था, इट वॉज गुड, राइट। बट देन दिस डे दैट वॉज 16 सितंबर को इसने क्या किया, स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड के बाद से एक बीरिश इनगल्फिंग बना। देखिए पूरी तरीके से कवर्ड है। अब इसने ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ा था तो मे बी यू कुड हैव हेल्ड ऑन टू इट, बट नेक्स्ट डे इट वाज परफेक्ट सेल सिग्नल, यू शुडंट हैव वेटेड एनी मोर, है ना। नाउ द ट्रेंड इज गॉन। सो अपोलो हॉस्पिटल, लाल पैथ लैब, दे आर नॉट इन एनी मोर गुड ट्रेंड। अब देखिए यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, ये अप ट्रेंड था, उसके बाद ये बहुत बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बनी है ना, और इसका मतलब ये नहीं कि अब प्राइस कभी ऊपर नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से अब प्राइस कभी ऊपर नहीं आएगा, बट हु नोस कब आएगा। सो पॉइंट इज आई एम नॉट गोइंग टू वेट, राइट। सो आई एम गोइंग टू बुक लॉस और प्रॉफिट वट एवर इज, एंड आई एम गोइंग टू मूव टू द स्टॉक्स विच आर एक्चुअली गिविंग मी गुड सिग्नल्स, कन्फर्मेशन। अब ये देखिए, ये देखिए ये कौन सा सिग्नल है, दिस एक्चुअली बुलिश इनगल्फिंग। तो स्टॉक क्या था, नीचे आ रहा था, फिर इस दिन सपोर्ट पे आके तो डाउन ट्रेंड, सपोर्ट और फिर बुलिश रिवर्सल पैटर्न। तो ये बड़ा अच्छा है। जो पैटर्न होता है वो भी 2-3 टाइप के होते हैं। तो एक तो होता है बुलिश रिवर्सल, नहीं बुलिश छोड़ दीजिए, एक होता है रिवर्सल पैटर्न होता है, दूसरा होता है कंटिन्यूएशन, तीसरा होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल में कुछ पता ही नहीं चलता तो आप हटा ही दो,
कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, उससे भी आपको ज़्यादा लेना देना नहीं है. रिवर्सल पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मार्केट कई बार ट्रेंड चेंज करती है ना, ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो वहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा ना. सो रफली इफ़ यू हैपन टू नो समथिंग, सो इट विल हेल्प यू आउट. जैसे यहाँ पे ये है कि देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है ना कि ये रिवर्सल हो रहा है. तो डाउन ट्रेंड था तो रिवर्सल होकर क्या होगा, अप ट्रेंड स्टार्ट होगा. अब यहाँ पे भी रिवर्सल हुआ है, तो अब अगर अभी तक अप ट्रेंड था तो अब क्या होगा, डाउन ट्रेंड आएगा, राइट. सो अभी इन सब का बाकी का तो एग्जाम्पल आई डोंट रिमेंबर बिकॉज आई डोंट प्रैक्टिस देम रियली. सो दैट इज देयर. If you have any question, please ask, and then we'll move towards the other segment. If no question, then I'll move towards other segment anyway. I have a question. Yeah, Are you Rahul? yeah. But don't take Hey, my Rahul. name. No, nobody knows my name here. Sorry. So sorry. Yeah, So one question is that can a lot of this be automated? Because you have raw data yeah, and we can validate each of the patterns and the outcomes yeah. based on that. So yes, short answer is yes. Actually, there is a very good book. There is this guy called Jim Simmons. He's actually mathematician. He used to be war code breaker in after Second World War, and then he was actually mathematics professor. Then he left that, and at the age of 40, I guess he started dabbling in the financial markets. What he was looking at was trying to find the patterns. So he could actually automate things and find a trading pattern and system, make a system out of that and trade. So it took some 10 years. So at the age of almost 50 52, he was able to figure out some ways to actually make money. Now he's actually more than $25 billion net worth. I mean, great for any professor, great even otherwise. And his record is actually unparalleled. Nobody else has better record than him in financial market history. But unfortunately, he's not very popular for two reasons. One, he's very secretive. He doesn't like to talk about what he is actually doing. And two, it is not really something that you can sell, because frankly he's actually a great mathematician, and he was able to hire good folks. Actually जो number theory में the people that we have studied about them, बहुत से algorithms हैं उनके नाम से, for example Claude Shannon and all that, तो उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे, all of those people actually Jim Simmons hired to work for him, right, for trading and all. So he actually had great bunch of people put together, and they found some patterns, and they traded using that. So actually it is doable. Is that I mean, I don't believe you need actually good amount of data and process and system and everything. I believe that there are actually much simpler ways to actually make money. For example, the things that I am explaining, ये मैं आज पहली बार बात कर रहा हूँ. I have never talked about all of this. Why? Because I never used all of this. So generally what I use is I actually look for bigger trends. Bigger trends are actually much simpler to look at. For example, I'll take this Lalpath Lab example only. So this this was the IPO, right? 2015 it came IPO. It did well, no worries. After that, only in 2019 it was able to cross this the 2016 high. So this is actually a sign. Market is telling you that hey, I am looking at this stock very positively, and this stock is going to go places. So what you need to look at is that now the stock is at all-time high, crossing the few years barrier. You just need to buy it here. You don't need any automated system or anything complex as such. You'll still make money. After that you had the corona and then it fell. But then after corona you again saw that July 2020, it was very early. We were still in lockdown, no clarity. Still stock made new all-time high. That is again a sign that you should just buy it. So no mutual fund, anything, you don't really have to make it any complex. You just have to look at the very simple pricing signal that market is giving. That's it. You just make good money. The support and the support basically. Yeah. So I mean, you can watch other videos also. So I have talked about the philosophy that I actually use. This I am doing for the first time because I wanted to make clear to the members that how to look at the charts and all. But generally I don't use these concepts much, but they are actually useful. I mean, so they are more useful for the automated system that you're talking. Some people are actually doing it, but I'm not really sure about their success. So barring Jim Simmons, and there is good book on him, probably international bestseller, The Man Who Solved the Market. So I mean, that is actually a good book to actually read. Even if you are not interested in market, it is actually a nice read. Thanks. And one last quick question. Yeah. Are these the theories that you taught? Huh.
support, resistance, those candlesticks, and all of that. Yeah. Do they are they agnostic of whether it is NYSE, Sensex? Because I mean, some of us, at least I have some money in a retirement fund because I live in the US, Yeah. and I can play with it. Yeah. So the technical analysis, is it agnostic of the market? And Yeah. you and I know about the FPI Yeah. info Yeah. and I so know. on. I know. And does that kind of skew up the technical analysis? A little bit, but not much. Broadly, these candlestick patterns they are formed by large trading volumes, right? They're not formed by few folks. They can't be formed by few folks. So unless you are looking at, let's say, some very small company that is barely 3 million market cap in listed in Nasdaq or OTC, right? There it is possible that these patterns might not work. Why? Because nobody else is interested and few folks are interested and they are buying and selling whatever they like, right? So that is possible that they are actually manipulating the stock. But it is very hard to actually manipulate the market. You can manipulate the stocks, but you cannot manipulate the market. So market is actually much bigger beast. And by the way, this FPI, FII, all of that is also weakening in India also. So it is no more that easy to actually dump FII's holdings and tank the market. It is not easy anymore. Why? Because if you see jo under 35 people, those are actually putting good amount of money each month, and they are not going to buy Asian Paints and HDFC Bank. They are going to play and they are going to buy the new stuff. So they are actually supporting the market. So FIIs, they are still in that era of 10 or 15 years ago, where they could call the shots. If they buy, market will rise. If they sell, market will fall. But it is no more the case. It is actually the domestic savings that are actually powering the Indian stock market. That is why you see this Evergrande and all of that, the trouble that global equity markets had last few days. But now Indian market has not reacted that bad to the whole thing. Why? Because if you're powered by something that is not influenced by the outside, the crisis, then it is not going to change much. So these candlestick patterns are actually useful because they ultimately represent the the emotion of trader, greed and fear. So it is actually useful everywhere. But broadly, we are changing the texture of the Indian market, so it is actually good for us. Thank you. All right. So the last part that I have in today's presentation is something very interesting. It is not much about the market. I'm not going to talk about much market there anyway. Why? Because somebody asked something. Name of the book. Name of the book is The Man Who Solved the Market. I'll share the pirated version. I have that anyway. So let me go to this. So please, unmute yourself and I'm going to ask the question. So basically, what do you see in the screen? Some of you already know the concept. So please don't answer. Those who don't know the concept, please, try that. What do you see in the screen? No answers? Anyway. Yeah, are you sharing your screen? I'm sorry, I don't see any screen. All right. Just give me 1 minute. Oh, I stopped that. All right. Yeah. So can you see my screen now? Yeah. All right. So what do you see in the screen? I mean, those who are actually aware about the concept, please, don't answer. But those who, have no idea, probably they can try. Unmute yourself and say whatever you have to say. हिंदी अंग्रेजी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भाषा में बोलना ज़रूरी है. खैर, कोई नहीं बोलेगा तो I'll have to just explain. Picture recognition but from patterns. No, not that complex. Pretty simple actually. You see, flower, it starts from small flower to big flowers and gradually. Yeah, that is one. Yeah, but we are moving in the right direction. But still far from what actually is there. Anyway, so let me come back to this. So generally आपने देखा होगा ये फूल आपने देखे होंगे, फ्लावर है ना, फूल वो बेवकूफ़ वाला फूल नहीं. ये देखिए इसमें जो पंखुड़ी है, पेटल है, कितनी है? एक, राइट? इंक्रीज होती जा रही है. Yes. पंखुड़ियाँ इंक्रीज हो रही हैं. पंखुड़ियाँ इंक्रीज हो रही हैं. So there is this pattern. So इसमें एक पंखुड़ी है, राइट? इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें कितनी है?
5, राइट? Yeah. अब अगर आप यहाँ पे देखोगे कितनी है? 8, Around 8. राइट? अराउंड नहीं, एग्जैक्टली 8 है. यू जस्ट काउंट दैट, डोंट वरी अबाउट इट, द नंबर इज एक्चुअली 8, हाँ 8 है ना? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितनी है? 13, 16. 13, राइट? सो अभी कुछ तो पैटर्न बन रहा है, राइट? अब अगर आप यहाँ देखोगे ना, दे आर प्रॉब्ली 22 इफ यू काउंट दम, ठीक है? सो देयर इज सम पैटर्न, राइट? व्हाई डू वी हैव दीज नंबर्स? सो ये नंबर एक्चुअली ऐसा पैटर्न होता है कि पहले आप नंबर ले लो 0, दूसरी नंबर ले लो 1, और फिर उसका सम करते चले जाओ. मतलब प्रीवियस 2 नंबर का सम कर दोगे तो नया टर्म मिल जाएगा. तो 0 1 क्या होगा? अगला नंबर भी 1 होगा. फिर अगला नंबर अगर आपको निकालना है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है? अगला नंबर अगर आपको निकालना है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, राइट? और अगला नंबर अगर आपको निकालना है तो 3 + 2 5 हो जाएगा. अगला नंबर अगर आपको निकालना है तो 5 + 3 8 हो जाएगा. फिर 8 + 5 13 हो जाएगा, राइट? फिर 13 + 8 है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो दीज नंबर्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द नेचर, है ना? सो इट इज एक्चुअली द नंबर इज कॉल्ड नेचर्स नंबर. सो ये जो है फूलों में दिखता है आपको, आपको उसमें भी दिखेगा. कैक्टस आपने देखा होगा, घरों में कई बार लोग रखते हैं ना, तरह तरह के, वो गोल वाला, एंड ऑल काइंड्स ऑफ शेप्स आर देयर. तो कैक्टस एक्चुअली अगर आप देखेंगे क्लोजली तो वो एक्चुअली फ्रैक्टल होता है ना. उसमें जो कैक्टस है उसके अंदर भी एक छोटा पैटर्न है ना, सेम कैक्टस है ना, उसमें स्पाइरल्स होते हैं. वो स्पाइरल अगर आप कभी काउंट करेंगे ना तो उसमें भी आपको जो नंबर्स दिखेंगे वो फिबोनाची नंबर ही होंगे, ठीक है? तो हमको नेचर में ये बहुत जगह दिखाई देता है. अच्छा, बाय द वे इट स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट फ्रॉम द शेल, है ना, दैट यू सी इन द ओशन बेड, है ना, समुद्र के आसपास जो आपको दिखाई देता है, टू ऑल द वे टू द गैलेक्सी में जो स्पाइरल वाला स्ट्रक्चर होता है ना, जिसके अराउंड में वो प्लैनेट्स और स्टार जो है रोटेट कर रहे होते हैं, उनकी पर्टिकुलर एंगुलर वेलोसिटी होती है. बाय द वे दे डोंट फॉलो न्यूटनियन प्रिंसिपल. जो न्यूटन की जो हमको प्रिंसिपल पढ़ाए जाते हैं ना, दे आर नॉट फॉलोड देयर, है ना. सो एक्चुअली इट इज़ प्रिटी काउंटर इंटुइटिव, बट दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न दैट इज मेड फ्रॉम फिबोनाची नंबर्स, है ना. सो ये जो है हमको नेचर में बार बार दिखाई देता है. तो अच्छा, सिर्फ ये हमको दिखाई भी नहीं देता, ये हमको सुनाई भी देता है. तो ये नंबर्स में आप एक चीज़ करना, आप कोई भी म्यूज़िक पसंद करते हो, हिंदी इंग्लिश, है ना, और इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या है, हिंदी में पता नहीं क्या क्या है, और तमाम तरह की चीज़ें हैं. कोई भी म्यूज़िक आप पसंद करते हो, कोई भी वीडियो, लेट्स से कि आपका वीडियो का साइज़ जो है 5 मिनट का है, ठीक है, एग्जैक्टली मान लेते हैं 5 मिनट का. उसको आप जो है एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, है ना, दैट इज़ 0.6108. तो आपको एक पर्टिकुलर मिनट और सेकंड की लोकेशन मिल जाएगी. यू गो टू दैट वीडियो और ऑडियो उस टाइम पीरियड पे एंड यू लिसन टू दैट. जो वो सॉन्ग होगा ना, उसका जो सबसे अच्छा मोमेंट होगा वो उसी पीरियड के आसपास होगा. यू विल फाइंड दैट 0.6108. अच्छा, इस नंबर की हम बहुत बार बात करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, कि एग्जैक्ट नंबर क्या है. विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑल्सो. सो ये नंबर जो है वहाँ पे भी है. खैर, ये देखिए 0 1 1. तो अब इसमें करना क्या होता है, पहला जो नंबर होता है 0 होता है, दूसरा नंबर 1 होता है, उसके बाद हर एक जो नंबर आता है वो पिछले 2 नंबर का सम होता है. तो 0 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 5 3 5 8 5 8 13 8 13 21 21 13 34 34 21 55 एंड सो ऑन, राइट. सो नेचर्स नंबर है ना. ये देखिए गैलेक्सी टिल सो लेके आपको जो शेल्स हैं वहाँ तक, है ना, बिल्ली भी पड़ी है वहाँ पे भी एक्चुअली, पैटर्न सेम ही बन रहा है, ठीक है. द नंबर्स दैट दैट पिक्चर दैट आई शोड यू अर्लियर, द सेम पिक्चर इज हियर, राइट. सो यू कैन एक्चुअली गो टू योर गार्डन एंड वट एवर फ्लावर दैट यू सी, पेटल्स जब भी आप काउंट करेंगे तो आपको वही नंबर दिखाई देगा. अच्छा, ऐसा होता क्यों है? नेचर का आइडिया क्या है? नेचर का आइडिया है प्रोक्रिएशन. नेचर लव्स प्रोक्रिएशन, राइट. तो ये जो फूल होता है उसके अंदर क्या होता है, सीडलिंग्स होते हैं ना, जो बाद में सीड्स बनेंगे. तो जो सीडलिंग्स होते हैं, यू हैव टू पैक दम इन फिक्स्ड स्पेस. तो उस फिक्स्ड स्पेस में अगर आप इक्वी डिस्टेंस सीडलिंग्स पैक करेंगे ना, तो फिर वो एफिशिएंट नहीं होगा. तो चूंकि नेचर को प्रोक्रिएशन पसंद है, तो जितने ज़्यादा सीडलिंग्स एक्चुअली पैक हो जाएं उतना अच्छा होगा. तो जैसे ही आप उनको पैक करेंगे और जब वो ग्रो करेगा, तो जो सबसे एफिशिएंट तरीका है ग्रो करने का वो स्पाइरल है. इसलिए उसमें जो रेशियो आता है वो 1.6108 का आता है. द नंबर इज कॉल्ड गोल्डन नंबर, गोल्डन रेशियो, डिवाइन नंबर एंड वॉट एवर, है ना. जो भी आपको नाम रखना है आप नाम रख सकते हैं उसका. सो दैट नंबर इज एवरीवेयर, फ्रॉम द सॉन्ग्स टू द नेचर टू एवरीवेयर. इनफैक्ट आर्ट में भी आपको दिखेगा, मोनालिसा की पेंटिंग में भी आपको वो चीज़ दिखाई देगी वहाँ पे, ठीक है. जो हम लोगों का जो
मतलब including the memes that you see, even there you can actually find the same golden ratio. So architecture से लेके art से लेके nature से लेके music से लेके everywhere this number is present. ठीक है, और उसका लेना देना सिर्फ जो है एफिशिएंसी से है, उसकी वजह से वो नंबर आपको हर जगह दिखाई देता है. खैर, इस नंबर के बारे में बिफोर आई मूव फर्दर, सो इसको ब्रॉडली जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें लोग बोलते हैं फिबोनाची नंबर, बट दैट इज़ एक्चुअली रॉन्ग नेम. इट शुडंट बी फिबोनाची. इनफैक्ट अभी चीज़ें बदलने लगी. नाउ दीज आर कॉल्ड एक्चुअली हेमचंद्र फिबोनाची नंबर. द रीज़न बीइंग हेमचंद्र वाज समबडी हु एक्चुअली फाउंड दीज नंबर्स little before that Fibonacci. But if you actually look at it, so Fibonacci, he wrote a book. I don't remember the name of the book. He is actually Italian mathematician. He wrote the book in 1202. तो आज से करीब 900 साल पहले उन्होंने रफली ये बुक लिखी थी. The trouble is कि हेमचंद्र actually wrote 52 years ago. तो 1150 में उन्होंने एक एनालिसिस लिख दी थी द सेम नंबर्स के बारे में. तो एक्चुअली इट इज़ फेयर दैट यू गिव द क्रेडिट टू दैट मैन, राइट, हु हैज़ रिटन राइट बिफोर दैट. बट इफ़ यू डिग मोर, एक्चुअली बिफोर Jesus Christ, so we had somebody called Pingala. He used to be interested in the poetry, Sanskrit poetry. So that person, he actually talked about कि कैसे हमको जो है पोएट्री कंपोज करनी कि इट विल बी मोर सूदिंग, मोर प्लीजिंग टू द ईयर्स, व्हेन यू आर एक्चुअली रिसाइटिंग इट. सो वो पिंगाला ने किया था. तो द नंबर्स यूज टू बी इन यूज एक्चुअली, इट इज़ नॉट एक्चुअली इवन थ्योरेटिकल कंसेप्ट. वो हमारे यहाँ प्रयोग में ही बहुत पहले होती थी मतलब फिबोनाची आए उसके 1500 साल पहले ही अपने यहाँ ऐसा होता था. आफ्टर पिंगाला वी हैड सो पिंगाला टाइम पीरियड इज रफली 450 to 200 BC. देन वी हैड भरत मुनि. ही यूज टू बी नाट्य शास्त्र. तो नाट्य शास्त्र द सॉन्ग, द डांसिंग, राइट. तो उसमें जो मूव्स होते हैं आपने देखा होगा वो जो क्लासिकल डांस होता है उसमें जो मूव्स होते हैं उसमें जो पैटर्न बनते हैं दे आर एक्चुअली फिबोनाची नंबर. सो दैट इज वाई भरत मुनि ऑल्सो रोट अबाउट दीज नंबर्स एंड द time period was roughly 100 BC to 350 AD. I could be little here and there. I'm not some historian or any history student, but I just happen to know all of these things. Then we had astronomy, mathematician person Varam. He actually talked about the same stuff around 500 to 700 AD. Then we had Virihanka 700 AD against Indian. He talked about that. Then we had Gopala 1135. He again talked about that. Then ultimately we had Hemchandra. He talked about the same numbers 1150. Then after 50 years later Fibonacci 1202 he wrote that book. So who should be credited with the number? It should be Pingala and Hemchandra. Pingala being the first person, Hemchandra being the last person before the Fibonacci. So that is why I named this number Pingala Hemchandra. Anyway, so that was about the historicity of the numbers. So अब पिंगाला ने ये सोचा क्यों है ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है. इवन इफ इट इज़ नॉट अबाउट द मार्केट, आई विल कम टू इट व्हाई इट इज़ रिलेवेंट इन द मार्केट. आई एम नॉट प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ दिस इन मार्केट येट. आई विल स्टार्ट डूइंग दैट एंड देन आई विल सीक हाउ मच एक्चुअली इट इज़ यूजफुल एंड देन आई विल शेयर द my understanding about these things later on. But I'm just creating the foundational background for all of this so that all of you are actually acquainted with the concepts. So basically देखिए वो आपने ये पढ़ा होगा बचपन में कभी कि जो सिलेबल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट, राइट, लघु एंड दीर्घ. सो 1 beat 2 beat. लघु इज एक्चुअली शॉर्ट, इट हैज़ 1 beat, एंड देन यू हैव दीर्घ विच इज़ लॉन्ग, इट हैज़ 2 beats. सो एक्चुअली आपने देखा होगा कि रूल होता है जब भी आप पोएट्री लिखते हैं. सो यू हैव सर्टेन रूल्स है कि हाउ मेनी बीट्स यू कैन यूज इन अ सेंटेंस. एंड इफ यू हैव लेट्स से एक्स नंबर ऑफ बीट्स दैट यू कैन यूज, तो आप एक्स में से मान लेते हैं आपने 5 यूज़ कर ली, तो आपके पास कितनी बची, x-5. Then you have to, as a poet, you have to actually figure out ki how many ways I can actually arrange those x-5 beats that are still left. So that problem of combinatorics, PNC, permutation and combination की जो problem थी वो problem आती थी. That problem was something that Pingala solved, and that is how he came up with these numbers. So अभी हमें पहले से पता है कि सिर्फ 1 या 2 बीट हो सकते हैं, और मान लेते हैं हमारे पास 3 बीट हैं, तो 3 बीट को अरेंज करने क्या तरीका है. इट कुड बी लघु लघु लघु, राइट, 1 beat 1 beat 1 beat, तो 3 beats. इट कुड बी 1 2 मतलब लघु दीर्घ. इट कुड बी अदरवाइज दीर्घ लघु 2 1, राइट. सो 3 ways. अभी इसको 4 कर देंगे तो यू विल फाइंड की 5 पॉसिबिलिटीज़ है ना. तो ऐसा करेंगे तो आपको जो नंबर मिलेगी वो एक्चुअली
यही नंबर मिलेगी, है ना, पिंगाला हेमचंद्र नंबर. सो दैट इज़ वाई इट वॉज रेलिवेंट एंड दैट इज़ हाउ इट वॉज यूज्ड अर्लियर. एक और कंसेप्ट होता है, आपने पढ़ा होगा, पास्कल्स ट्राइंगल. पास्कल्स ट्राइंगल में अगर आप वो एक पर्टिकुलर जो वन साइडेड सम करेंगे ना, मतलब ट्रेंड लाइन के हिसाब से, I don't have the picture so I'm not able to show you, but it is fairly easy. तो पास्कल्स ट्रायंगल में अगर आप वो जो ना ट्रेंड लाइन वाली नंबर्स हैं उनको आप सम करके नंबर लिखेंगे ना, सो द नंबर दैट यू विल गेट इज एक्चुअली द पिंगाला नंबर, द सेम नंबर दैट यू आर सीइंग हियर. सो द नंबर इज प्रेजेंट एवरीवेयर. दिस इज वेरी रेलेवेंट नंबर फॉर नेचर एंड एवरीवेयर. ठीक है, इट इज़ प्रिटी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट. इज जस्ट दैट many of us actually hate the mathematics, not because we are incompetent or mathematics is bad, but because our teacher was bad. ठीक है, if we had somebody who actually knew mathematics and use of it in nature and everything, he would have made us interested enough in the mathematics, and we would have been much better student of mathematics. But some of us are actually so that is because we had more curiosity probably. So this flower concept is actually pretty simple and useful. So I hope that you'll start looking at how many petals there are, and you'll find that Fibonacci number concept is actually followed from daisy to everywhere. I don't even know the names of all of the flowers that are here, but you can easily find that every flower almost. इसका मतलब ये नहीं कि ये हमेशा फॉलो होगा. कुछ फ्लावर में ऐसा होगा, कुछ सिचुएशन में ऐसा होगा जो फिबोनाची नंबर को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन चूंकि दैट इज नॉट रियली एफिशिएंट वे, तो इवोल्यूशन के कंसेप्ट में इट विल डाई डाउन. So over the period you will be left with only Fibonacci numbers. ठीक है, so that is why Fibonacci this Pingala numbers are actually very important. Okay, image not found. Why? Let me just refresh that, probably because of that. All right. Okay, so you see this cactus, right? So here you are seeing the spiral. It is actually one of the best example of Pingala number. Why? Because it is actually showing you. So if you look closer, you'll find that the first layer will have only 1, then you'll have 3, then you'll have 5, then you'll have 8, then you'll have 13. There you can find only in one that there are Fibonacci numbers, Pingala numbers, in each layer that you'll find. And in music, you can obviously find there are tons of good videos, interesting videos on YouTube talking about the same concept, so you can look at them. Ultimately, before I end this presentation, why it is relevant in the market. So in market, let me just see. So जैसे ये है, if I let me just use Fibonacci. I don't even know where the Fibonacci is. Okay, Fibonacci retracement. So you see, जब ये correction आता है ना, it is actually some Fibonacci level. I have not done this, so if it is not working out, probably because I don't know enough or something is wrong. I don't know. Anything it could be. So you see, so इसमें जो numbers हैं, some Fibonacci levels are very important. This 0.618, है ना, 0.618. This is actually very important number. This is what the golden ratio is. ठीक है. सो दिस कुड बी सो इसको लोग यूज़ करते हैं कि सपोर्ट की तरीके काम करना है. तो एक्चुअली देखिए, जो हाई पॉइंट था और जो लो पॉइंट है वहाँ पे आप लेके चले जाओ. अब इफ़ यू सी दैट दिस लो पॉइंट इज coinciding with some important Fibonacci level, that means it can act as support. It is possible that it may not उसके नीचे जाके सपोर्ट ले, दैट इज़ पॉसिबल. बट रफली अगर वहाँ पे कोई पोटेंशियल रिवर्सल दिखता है, अगर वहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल, मूविंग एवरेज कुछ भी नहीं काम कर रहा है, फिबोनाची में स्टिल वर्क, है ना. सो यू कैन स्टिल टेक द ट्रेड लॉन्ग, यू कैन गो देयर. अच्छा, इसके उल्टा भी होता है. तो अब जैसे ये तो रिट्रेसमेंट वाला कंसेप्ट था, तो इसके अलावा एक कंसेप्ट होता है, कहाँ गया, Fibonacci extension, right? So you can actually use कि जैसे देखिए, ये यहाँ से मान लेते हैं ये स्टार्ट होता, राइट, यहाँ पे बॉटम बना था एंड देन इट वेंट अप हेयर, राइट. सो सी, अब ये इसको बेस लेके एक्सटेंशन प्लॉट कर देगा, तो इससे आपको पोटेंशियल टारगेट मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेंगे. I don't have much data about this, so I'm not commenting about veracity of this claim or how many times it can work or not. I don't know. I have no idea. But point being, if it is actually so close to the nature, if it is everywhere,
and it is working. Probably it is going to work in the market. But I don't have enough data. I have not practiced it. So I'm not going to say that, it actually works in the market. It's just that I'll start, using all of these concepts which I explained to you today. Probably many of these concepts I was, never really aware about them. Yesterday only I made the presentation, then I read about them, what they are actually, So maybe I may have, made some mistake also while, telling all of these today to you. But as we move forward, we'll actually work on all of these concepts more and more. So probably we can, refine them further and make them useful enough. So that's it. That was the presentation from my side. If you have any question, feel free. Whatever, anything about the market. And then we'll have, something to talk about the September, कैसा था सितंबर आपका, पैसे कमाए गंवाए कैसा रहा. This video, by the way, I'll upload on YouTube, okay? So don't worry about that. If you miss something, or if you had to leave in between and then come back, that is fine. I'll upload it later. किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है, feel free. कुछ नहीं कहना. All right. सितंबर कैसा था वो अगर किसी को कुछ बताना है, कोई फीडबैक है, यू कैन टेल मी हियर एंड नाउ. Nothing to say about the September also. Probably it was good. In August, so many people had, something or other to say. So that was there. Anyway, I hope you learned something. You enjoyed the presentation. And I request you to watch all the videos on YouTube. Some of them have bad audio quality, but I'm sure that, quality has improved a lot, as you can see today. So going forward, the videos are going to get better. And every Thursday around, 5:30 p.m. or something like that, I upload one video, some 10 to 20 minutes talking about only one stock. So for example, last Thursday, I talked about Astra Microwave. So if you look at the, the chart of Astra Microwave, so they have JV with the Rafale, right? I talked about that in the video. अभी ये देखिए मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, राइट? इसने वीकली क्लोजिंग भी दे दी बहुत अच्छी. अब एक स्टॉक है वो 16 साल बाद पुराने हाई को क्रॉस कर पा रहे हैं. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मार्केट इज टेलिंग अस दैट समथिंग हैज चेंज फॉर गुड इन द बिजनेस. So we don't really have to be, forensic analyst or, some great business analyst or, go to the vendors and talk to Rafale to figure out how good Astra Microwave is. We don't. All we need is basic common sense. Look at the chart, find the, demand supply. There is just no overhead supply, right? अभी ये स्टॉक जो है ट्रेड कहाँ पे कर रहा है? 203 रुपए पे, और हाई क्या है? 210 का, राइट? प्रॉब्ली एवरीबडी हु हैज़ दिस स्टॉक एट प्रेजेंट इज इन प्रॉफिट. नोबडी इज इन लॉस. अभी जब कोई लॉस में है ही नहीं तो सप्लाई कहाँ से आएगी? Nobody is going to sell, right? Everybody is in profit. सप्लाई तभी आएगी जब यहाँ से थोड़ा और रन कर जाए. तो फिर क्या होगा? कुछ लोग बोलेंगे बहुत चल गया, आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो उनकी वजह से थोड़ी सप्लाई आ जाएगी. दैट इज़ वाई वो जो आप फिब लेवल्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, या ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ कहीं बन जाए तो, तो वो सब कंसेप्ट से आप जो है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. दैट्स इट. लेकिन इसमें कोई ओवरहेड सप्लाई नहीं है. सो दीज आर एक्चुअली ब्लू स्काई, वर्जिन टेरिटरी जोन. एक्चुअली देयर यू स्टैंड टू मेक मोस्ट मनी, बट मोस्ट पीपल आर एक्चुअली फियरफुल व्हेन मार्केट्स आर एक्चुअली ऑल टाइम हाई. दे आर लाइक बहुत दौड़ गई है, अभी नीचे आएगा, इकॉनमी बुरी है और ये ख़राब है, वो ख़राब है. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. डोंट अप्लाई योर ओपिनियन, योर बायसेस. You may have your biases about the leader, party, government, country, economic system, political system, whatnot. Forget about it. If Adani is running, buy Adani. This is what we did, right? Adani में तो सबने पैसे कमाए ना. Adani मतलब इससे अच्छा ट्रेड तो मतलब you couldn't have found anything better. Where did we talk about this? There, right? October में we talked about this when it made all time high, then it retested. तो 190 के अराउंड we talked about this. उसके बाद कितनी बार इसमें कितने ट्रेड लिए? यहाँ पे 350 पे फिर खरीदा, 400 पे फिर खरीदा. देयर अगेन आई टॉक्ड अबाउट इट. ऑल दिस वाइल आई टॉक्ड अबाउट दिस. आई कंटिन्यू टू टॉक अबाउट दिस टिल 4 digits. और ये मैंने यहीं पे बोल दिया था कि इट इज़ गोइंग टू बी नेक्स्ट अदानी ग्रीन. अदानी ग्रीन तब होता था 1300 पे. सो जब ये 200 पे होता था, आई talked about this कि it could go to 4 digits. Of course, I did not know how fast and in exactly what manners, but still we made money, right?
Not because we have any love with Adani or any hate with Adani. We have nothing to do with Adani. All we know is ki stock is looking good, chart is looking good. This is clean energy story. Adani Gas, they have French major SA Total 37.5% stake. Good enough, low float. That is what we need, right? So Adani ke upar to I have created the Twitter thread also. I'll encourage you to read that, because every line that I wrote there has actually worked out. Every line, every single line, nothing went wrong there. That was such a good trade. और ऐसे ट्रेड में अगर see imagine यहाँ पे तो actually I shared this also कि this is actually single largest position in my personal portfolio. I used to have more than 20% here, and then I kept adding, right? And I booked around 1400. So I of course left some profits on the table, but that is fine. I'm not going to squeeze every drop of juice out of the lemon. I don't want to do that. All I need is कि ये बीच में जब move आता है ना, so अच्छा खासा area capture हो जाए. That's it. That is what I need. So we did fairly well there. Tips, it did not really worked out. अच्छा मतलब latest trade, otherwise it worked out ये भी कहाँ पे बात की थी? I talked about this September, right? There here I talked about this. It did well. 200 रुपये पे जिस स्टॉक की बात की थी वो 1500 पहुंच गया. अभी भी यहाँ से बहुत ऊपर जाना है इसको, as I discussed earlier. So don't worry about this. We'll again take the trade. अभी देखिए ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट काम कर रहा है ना. ये हॉरिजॉन्टल जो अभी पहले रेजिस्टेंस हो गया ये तो है ना. यहाँ पे एक बार गया, यहाँ से एक बार सेल ऑफ हुआ, फिर नेक्स्ट सेल ऑफ हुआ, फिर नेक्स्ट सेल ऑफ हुआ, फिर नेक्स्ट सेल ऑफ. अच्छा एक और चीज़ होती है, एक लेवल जिसको वो बार बार टच करता है ना स्टॉक, इसका मतलब ये कि अगली बार उसमें उतने शायद सेलर वगैरह नहीं होंगे. तो वंस इट ब्रेक्स दैट लेवल इट बिकम्स मच बेटर ट्रेड. तो जिस दिन ये टिप्स इंडस्ट्रीज 1389 1400 के ऊपर क्लोज देता है, इट इज़ एक्चुअली गुड टू गो लॉन्ग. अच्छा उसके बाद भी ये रेजिस्टेंस तो रहेगा 1510 वाला, बट आई एम नॉट रियली वरीड अबाउट दैट. आई डोंट थिंक क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है, ये लो वॉल्यूम का लेवल है, सो इट इज़ ईजी टू क्रॉस. अभी इसके ऊपर चला जाएगा तो इट विल गो 2000 समथिंग लाइक दैट, देन दे विल डिमर्ज द बिजनेस एंड देन विल हैव मच बेटर ऑडियो बिजनेस. तो अभी हम सब ने देखा है ना वो रील्स आते हैं और पता नहीं क्या क्या शॉर्ट वीडियो यूट्यूब में, उन सब में जो गाना आप यूज़ करें, म्यूजिक यूज़ करें ना, दैट इज़ एक्चुअली कॉपीराइट मटेरियल, राइट? सो दे आर एक्चुअली पेइंग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, WhatsApp, everybody is actually paying these companies. Tips, Saregama, T Series, Z, all of that. But Saregama and Tips are listed, others are not. Saregama has so many other businesses like Karma and all that, so I'm not interested in that business. But Tips is actually far better business, so that is there. So if you have anything else to say, I mean, you can talk about the recent discussed ideas also, right? So if you have anything to ask or say, feel free. Otherwise I'll just end this presentation. Somebody said something. Acha, once you become pro in charting, you can get money by doing webinar also. Twitter guys sell their knowledge on these, right? So are you suggesting that we should also sell our knowledge? Siddhant, you still there? टाइपिंग, यस. अरे टाइप क्यों कर रहे हो, बोल लो. See, if you type, I have to go back to the screen. Yeah. So I mean, so you see. On this, yeah. Logically, you are good, so people will understand this better, I think. Okay. If you share your. But it actually requires a lot of time to actually put up the content. I mean, I know stuff. I have that in my mind, but ultimately I need to translate that into the content and then present it, right? So that But problem once is there. you do it, it becomes like software. You build once and share every time. So that way, you put your effort once. You are telling me that it is actually a great business, right? Yes. Acha, let me just end the recording first and then we'll discuss all of that. It is unnecessary going into the video. So thank you so much for joining on weekend. Next month we'll talk discuss things, but we won't have any presentation because every month we have one meet with all of you, but we only discuss what went wrong or what went right, any feedback or anything like that. But every at the end of the quarter we have the presentation so that you get some foundational understanding, clarity also. So I hope you enjoyed this presentation. Thank you so much. So I'm going to end the recording of this.